हमारी पिछली चर्चा में हमने देखा कि कैसे प्राचीन वैदिक परंपरा को ओरिएंटलिज्म के नाम पर व्यवस्थित रूप से ध्वस्त किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बार हम उन छिपी हुई ताकतों में गहराई से जाएंगे जिन्होंने आधुनिक दुनिया को आकार दिया है। मानवता अराजकता और नियंत्रण के चक्रों में क्यों फंसी हुई है, सकारात्मक धार्मिक शक्तियों को सदियों से कैसे कमजोर किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपनी संप्रभुता को कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े अशोक कलारिया, शोधकर्ता, सत्य साधक और 13 साल की निरंतर जांच के बाद एक क्रांतिकारी नई किताब के लेखक हमारे अतीत के सुनियोजित पुनर्लेखन को उजागर करते हैं। और स्वामी आशुतोष जी, अन्नमय आश्रम के दूरदर्शी संस्थापक और थ्रेशहोल्ड इनिशिएटिव के मुख्य अध्यापक अधिकारी, डीप स्टेट की उत्पत्ति को उजागर करने के लिए लौटते हैं। वह छाया नेटवर्क जिसने पर्दे के पीछे से दुनिया पर शासन किया है। हम ब्रह्मांडीय व्यवस्था के वैदिक विज्ञान, सत्य के जानबूझकर दमन और इस प्राचीन हेरफेर से मुक्त होने की कुंजियों को सुलझाएंगे। यह हमारे भविष्य के लिए लड़ाई है। स्वामी जी, क्या आप बता सकते हैं कि वैदिक ज्ञान के अनुसार ये ब्रह्मांड कैसे बना? ऐसा है कि हम वैदिक वैदिक दृष्टि से हम आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक जी जानते हैं। अधिभौतिक तो हम सब जानते हैं। अधिभौतिक मतलब जो भी हम इन वाला से अनुभव कर रहे हैं। आध्यात्मिक जो भी हम आधुनिक विज्ञान और यूनिफाइड फील्ड, जो भी फिजिक्स कम से कम 40-50 साल से ये बोलते हैं, मतलब यूनिफाइड फील्ड की पूरी चीज के द्वारा है। मतलब अब बोल सकते चेतना है कि कोई गुण नहीं और सारे गुण है, मतलब कोई प्रकट नहीं है, अनमैनिफेस्ट है ये। और इससे ये जो भी हम देख रहे बनाते हैं, ये कैसे होते हैं, मतलब प्रश्न भी तो है, कुछ होता है। मैंने एक्चुअली याद है जैसे महर्षि जी, महर्षि मशहूर, हम लोग से एक बार अपनी रूस में बुलाए हैं और महर्षि के साथ एक भौतिक वैज्ञानिक आदमी बैठ रहे थे, प्रोफेसर फिजिक्स, और ये हम लोग को समझाइए वीलर-डे-विट इक्वेशन। वीलर-डे-विट इक्वेशन के अनुसार एक्चुअली कुछ चीज़ है नहीं, और जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं ये ज्ञानवाद है। मतलब ऐसा अपीयर होता है कि, और हम कभी कभी ये शब्द माया भी सुनते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक माया है जी लेकिन अब ये प्रश्न ये है, ये माया काफ़ी कन्विंसिंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम ना बोल सकते कि ये टेबल नहीं है, मतलब ये है, मतलब हमारा दुनिया में ये असल है। तो कैसे ये पूरी चीज़ ऐसा हो गया, ये कैसे एक आत्मा और एक पवित्र चेतना से या आध्यात्मिक से एकदम एक अधिभौतिक हो गया, इसके पीछे एक क्षेत्र है कि हम पहले में बोले था अधिदैविक। जी इंग्लिश हम बोलते हैं नेचुरल लॉ। जी और ये नेचुरल लॉ, ये अधिदैविक सब चीज बनाते हैं, मतलब सब चीज अधिदैविक से डिपेंड करते हैं किस प्रकार से हमारा अधिभौतिक चल रहा है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विशेष आज की टॉपिक के संबंध में, क्योंकि यदि तो आप ये प्रश्न पूछे क्यों सब उल्टा उल्टा जाते हैं, ये बहुत गहरा वाली चीज है। और यदि तो हम देखें जिस प्रकार से भगवान राम एक राम राज्य बनाया है, जी तो वशिष्ठा, महर्षि वशिष्ठा भगवान राम को बोला है कि आप लोग से ऐसे ट्रेन करना है कि मिनिमम 5% लोग भगवत ध्यान कर रहे हैं, मतलब आत्मा की अनुभव कर रहे हैं। या इससे अच्छा है कि आप एक ग्रुप है कि योगिक फ्लाइंग करते हैं, किसी की सूत्र करते हैं, मतलब ये योगिक टेक्निक्स। इस तरह से क्या हो, इस तरह से हमारा अधिदैविक लेवल नरिशमेंट मिलता है। देखिए, बिना मनुष्य की तरह, बिना हमारा एक्सिस्टेंस, बिना मनुष्य की कॉग्निटिव पावर, मतलब चेतना से कोई प्रमाण है नहीं। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब चेतना हमेशा पहले है, मतलब आत्मा वेद विश्व, ऐसे नहीं कि पहले विश्व और दिन इसके बाद कोई आदमी आई है, ऐसे नहीं। एक्चुअली चेतना हमेशा पहले है। यदि तो अभी देखते कि पहले ये 5 तत्व आ रहे हैं, सबसे पहले तत्व
आकाश है, सबसे लास्ट तत्व पृथ्वी है। So, स्वयं आकाश और वायु है तो कुछ चेतना प्रकट हो गया, इस रूप से बाकी चीजें होते हैं। मतलब पूरा चीज वैदिक दृष्टि से उल्टा है। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यदि तो सब चीज डिपेंड करते जिस प्रकार से अधिदैविक लेवल काम करते हैं, सो और ये डिपेंड करते हम क्या करते हैं। सो ये उत्तर आप ऋग्वेद में मिलते हैं। यदि तो आप नव्य मंडला पाते हैं, नव्य मंडला ए ऋक्षे अपवशदिशां पता आचिका सोममित्र कीना सत्येन शतय तपस्य सुता इंद्रा एंधो भविष्यवा। मतलब इसकी अर्थ ये है कि सोमरस बहुत एसेंशियल है, और सोमरस द्वारा से सारे भगवान लोग स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं। और ये सोमरस किस द्वारा आते हैं? एक आदमी की सत्येन शताय तपस्या में है, मतलब कि अपनी सेल्फ रेफरल कॉन्शियसनेस में एक्टिव है, मतलब ज्ञान का भीतर की तरफ से जा रहा है। ये बहुत एसेंशियल है। यदि ये चीज ना होता है तो हमारे देवता लोग कमजोर हो जा रहे हैं। और हम ये चीज पा रहे हैं हमारे टेक्स्ट में कि देवता लोग कितने कमजोर है कि वे लोग भाग रहे हैं और विष्णु के पास जा रहे, शिव के पास, मधुयान के पास जा रहे, पूछे बजाओ बजाओ बजाओ, असुर शक्ति सब चीज कंट्रोल करना शुरू करते हैं। क्यों वे लोग कमजोर हो रहे हैं? कारण हम है, कारण इधर है हम लोग के पास। यदि तो सोमरस न बनाते हैं तो ये चीज हो रहा है। इट्स अ गिव एंड टेक। ये एक चीज है कि शायद लोग कभी नहीं सुने हैं, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सिद्ध वेद के आधार से है। सो मतलब जरूरी है कि लोग अपनी कर्तव्य कर रहे। अपनी कर्तव्य है मतलब ब्राह्मण लोग अपनी गायत्री जप, अपनी यज्ञ, इसलिए ब्राह्मण सबसे उच्च वाला कास्ट है कि क्योंकि वे लोग संबंध करते हैं देवताओं के साथ, देवता से। और यदि तो वे लोग अपनी कर्तव्य न करते हैं तो दिन ये पूरा चीज मतलब पूरा विश्व की शाखा कमजोर हो जाते हैं। मतलब नेचुरल लोग कमजोर हो जाते हैं तो अंधेरा चीज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। डार्क फोर्सेस स्टार्ट टू टेक ओवर। मतलब मैं समझता हूँ कि ये नए हैं, अभी सिर्फ 3-4 मिनट में ये चीज तो बहुत समझाया है, लेकिन ये प्रिंसिपल ये है। तो इसी संदर्भ में मैं जब मॉस्को में फिलोसफी की क्लास में अटेंड कर रहा था, तो उन्होंने एक फिलोसोफर हैं हेगेल, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि साइंस जो है बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं सकता, क्योंकि साइंस रिलेटिव रियलिटी में डील करता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका पोजीशन क्या है, टाइम क्या हो रहा है, या स्पीड क्या है, साइज क्या है इवन, तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में इसके आंसर्स नहीं दे सकते, नहीं, क्योंकि साइंस से डील नहीं करता है। साइंस एब्सोल्यूट रियलिटी में डील नहीं करता। हेगल की समय में नहीं जी, हेगल डियालेक्टिक उस समय बनाया था कि आध्यात्मिक लेवल संकाय नहीं था। तो उन्होंने फिलोसॉफी को टॉप पे रखा है। अब फिलोसॉफी में एक फेथ का कंपोनेंट आता है, तो फिलोसॉफी से आप समझ सकते हो बातों को, बट फिलोसॉफी में भी कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट हो सकती हैं और कुछ चीजें रियलिटी हो सकती है, क्योंकि दोनों चीजों को कॉग्नाइज कर सकता है। तो इसके भी ऊपर आता है ट्रांसेंडेंटल विजडम, जो कि हमको रियलिटी को एक्सपीरियंस करके बताता है, जो एक्चुअल रियलिटी है उसको एक्सपीरियंस करके बताता है। और जो आप अभी बातें कर रहे थे वही ट्रांसेंडेंटल विजडम, आत्मिक ज्ञान से आप बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब उसको हम किस तरीके से साइंस के माध्यम से समझेंगे, जो कि हमारे साथ हैं अशोक जी, जो कि 12-13 साल से इसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। और ये बस नॉनसेंस उन्हीं में ये है क्योंकि मनुष्य अपनी कर्तव्य करते नहीं, लोग स्थूल हो गया, अब मतलब भीतर की तरफ से जा रहे नहीं, मतलब ज्ञान करते नहीं, गायत्री जप करते नहीं, अनुष्ठान योग ये सब वेद में भी बोलते हैं। ऋक्षाक्षरे परमेव्योमन यस्मिदेव जनिष्यविष्यदु जी यस्तान नवेद किमृत गृह्यति। यस्तान मतलब ये जगह जो भी पूरा प्रकृति के नियम है ये न जानते तो स्वयं तुम्हारा प्रार्थना कुछ नहीं कर सकते जी। तुम भीतर की अनुभव जरूरी है, भीतर की अनुभव बहुत जरूरी है। इस तरह से देवता लोग नश हो जाते और दिन दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन मैं एक्चुअली
अशोक जी से पूछा जाता है कि जैसे उनसे बात भी हुआ है कि बहुत गहरा वाला रिसर्च किया कि हम इतिहास में देख सकते हैं किस प्रकार से भारत में ये पूरा चीज सिस्टमैटिकली उल्टा बनाया गया है, लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, हम अभी सुनेंगे कौन कैसे बार से ये हुआ है, लेकिन फिलहाल में भी इस संबंध में बोलना चाहते गलती हमारा है। यदि तो हम स्ट्रॉन्ग है, यदि तो हमारा भारतीय की संस्कृति स्ट्रॉन्ग थे, तो ये ना हो सकता था। लेकिन ये पहले 800 साल मुगल लोग आए थे, इसके कारण से पूरी चीज कमजोर हो गया, और देन ब्रिटिश लोग आए और वे लोग ये कमजोर आकार से और खराब किया है। लेकिन फिलहाल यदि तो हमारा अभ्यास लोग अपनी चीज ठीक से करते थे, मतलब कल्चरल इंटेग्रिटी स्ट्रॉन्ग होते थे, तो देन इतना खराब नहीं हो सकते थे। फिर भी मैं आपसे पूछ रहा था थोड़ा से, जैसे स्वामी जी ने बहुत सही बताया कि इस ब्रह्मांड का रहस्य और उसमें मनुष्य का रोल आपने बताया। तो ये बात तो है कि सारे ब्रह्मांड में एक रहस्यमय है ब्रह्मांड भी जी। और मनुष्य भी अपने आप में एक रहस्य है। जैसे स्वामी जी ने बताया कि हमको कैसा स्ट्रॉन्ग होना था, कैसा कमजोर, तो मनुष्य पर, किंतु ये सारे ब्रह्मांड की जो इसकी जो चाबी है वो मनुष्य के पास है। तो मनुष्य के पास चाबी होने से यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो जैसे स्वामी जी ने कहा कि हमारी कहाँ गलती हुई है, तो यही अंतर पश्चिम के विचारों में और भारत के विचारों में। रहस्यों को लेकर के भारत ने जो फोकस किया वो मनुष्य पर किया, उन्होंने किया भौतिक संसार पर उन्होंने फोकस किया। उसमें हमने अपना जो स्टार्ट किया कि हमने दिमाग में, हमारे पूर्वजों के लोगों के दिमाग में आया वो MI, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने बाहर की होते हुए भी अंदर अपने अंतर्मुख को अपने अंदर मुड़े और उसमें से उनको फिर उसका जवाब मिला। तो मेरा जो अपनी बुक का जो विषय है वो मैंने दुनिया में इस प्रकार के जितने विचार हैं, जितनी संस्कृति हैं, जितने वे ऑफ लाइफ हैं, उनकी हम देखें कि 2000 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। भारतीय संस्कृति को तो 5000 10,000 उसको टाइम भी पता नहीं कितना है, सनातन है वो। तो वो सनातन का और बाकी जो जितनी अन्य विचारधाराएं हैं उसका एक कंपेरेटिव एक मैंने इसका स्टडी किया है। और उस यात्रा में किसने क्या पाया, कौन कहाँ ले गया उस यात्रा को, इसको मैं अपनी किताब के ही उसके माध्यम से पढ़ के थोड़ा आपको बताता हूँ कि वर्तमान में हम सभी 21वीं सदी में हैं जी। अतः अब हम विश्व की मुख्य जीवन शैलियाँ जितनी हैं, यूरोप से उदय के पूर्व का पैगन शैली, पिछले 2000 वर्षों से चली आ रही पाश्चात्य जीवन शैली, 1400 वर्षों का इस्लामिक मजहबी तौर तरीका, और इन सभी से अति प्राचीन सनातन हिंदू संस्कृति आदि विभिन्न जीवन शैलियों में पगे उपजे सभी अच्छे बुरे परिणाम, सभी संस्कृतियों का अच्छे बुरे परिणाम का यथार्थ तथ्य परक विश्लेषण करने में हम समर्थ हैं आज की तारीख में। क्योंकि आज हमको उसको किसी चीज़ के किसी बात को कहने के लिए हमको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2500 साल का लंबा इतिहास है, 1400 साल का लंबा इतिहास है, हमारा हजारों साल का इतिहास है। तो जैसे कि अभी युद्ध हुआ इजराइल का और ईरान का, तो अमेरिका ने बम डाला जी। उस बम को डालने के बाद में उस पर डाउट किया गया, तो वहाँ पर उसको प्रमाण की जरूरत है, क्योंकि वो अभी हुआ है, अभी उसका प्रमाण मिलने में टाइम लगेगा जी। किंतु यह जो संस्कृतियों की यात्रा है जी, ये संस्कृति की यात्रा इतने वर्षों पुरानी है। तो आज हमारे पास, सबके पास, हम उस सब जने उन सभी संस्कृतियों के जो यात्रा के जो परिणाम है जी, हम हर आदमी जो पूरी पृथ्वी के जो 7 अरब जनसंख्या है वह सब उस चीज को अनुभव कर रही है, रियलाइज कर उस जीवन में वो जी रही है, उन सारी शैलियों में वो जी रही है। तो उन सभी के परिणाम हम स्वयं सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए परिणाम की हमको या एविडेंस की जरूरत नहीं है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता मात्र इतनी है कि हम उनकी जातियों, मजहबों एवं भौगोलिक सीमाओं के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, यदि हमको सबका स्टडी करना है तो हमको प्रिजुडिस होकर के स्टडी नहीं करना है, हाँ, बिना बायस जो है हमको इसका स्टडी करना है और उसका तथ्यात्मक विश्लेषण कर जो भी उसका परिणाम आएगा, जो सत्य आएगा, उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। जो भी ट्रूथ होगा, किसी का भी हो, और ट्रूथ को हम सबको स्वीकार करना चाहिए।
एवं उस अनुभवों से सीख कर, जो गलती कहाँ पर हुई उनसे सीख कर हम एक दिव्य अनुपम जीवन, दिव्य हमारा जीवन, डिवाइन हमारी लाइफ वो बन सकती है। पशुओं को यह चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। पशु कितना चूज के उनको क्या बनना है, उनके जीवन का प्रयोजन सृष्टा ने ही निर्धारित किया हुआ है कि उनको क्या बनना, कैसे चलना है। किंतु मनुष्य को यह चुनने की स्वतंत्रता भगवान ने दी है, यह क्षमता दी है। मनुष्य में यह अद्भुत सामर्थ्य है कि वह भेड़ बकरी से लेकर देव मानुष के समान व्यवहार कर सकता है। हमें पशु के समान भी व्यवहार कर सकते हैं, एक देव के समान भी अपना व्यवहार कर सकते हैं। ये हमको स्वतंत्रता दी है। वह प्रकृति का दास नहीं है, अपितु वह उसके नियमों का विवेक पूर्वक, विजडम पूर्वक अतिक्रमण कर सकता है। जी, अब यह इस अलौकिक ग्रह के अरबों लोगों पर निर्भर है कि वह कैसा जीवन चाहते हैं। तो मेरी पुस्तक जो है एक प्रकार से मिरर है, यह प्रस्तुत है विश्लेषण का एक दर्पण है। ये इस दर्पण में सभी खुले मन से और हृदय से इन विचार करें, जिससे उपरोक्त शैलियों के सत्य जितने भी जीवन वे ऑफ लाइफ है, उन सबके हम सत्य को समझ सकें, स्वीकार कर सकें और एक निर्णयात्मक हम उसको कंक्लूजन पर पहुंच सकें। हम सभी उसे स्वयं की उसको जो भी हमारे परिणाम है, हम अपनी जिंदगी पर उसको कसे कि जो कुछ हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो हमारे जीवन पर उसका असर हुआ है, नहीं हुआ है, जो राइट है या नहीं है, हम उनको कसें और उसे सत्य की खड़ा पर चढ़ाकर अपने जीवन में आए जो भी खुरदुरापन आया है इन जीवन शैलियों के कारण से, उसको स्मूथ करें। अपने ही मन दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति जब उन यथार्थ वास्तविकताओं से साक्षात करेगा, जब रियलिटी को समझेगा, सत्य को अनुभव कर सकेगा, वहीं से उसे सुखी एवं आनंदमय जीवन की यात्रा की वहां से शुरुआत हो सकती है, वहां से सुखी जीवन की स्टार्टिंग हो सकती है। अब इस दृष्टि को रख करके, मैंने पुस्तक का दृष्टिकोण को रख करके मैंने जो है भारत की हिंदू सनातन संस्कृति के अलावा विश्व के अन्य सभी विभिन्न दर्शन विचारों, उसमें भी पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, मजहब, सभी मजहब, यहूदी, ईसाई, इस्लाम एवं हिंदू ने मनुष्य को भौतिक विकास की अंधी गली के छोर पर पहुंचा दिया है। अब दुनिया को लगने लगा है कि हम एक अंधी गली में पहुंच गए हैं। जी, कुछ मुट्ठी भर दार्शनिक, चिंतक, लेखक, इतिहासकार, साहित्यकार आदि मानव के अस्तित्व पर, यह मानव पर संकट है, पूरा ह्यूमैनिटी इज इन डेंजर। तो वो सब लोग चिंतित हैं और इस संकट से हतप्रभ हैं, ये क्या हो गया, चिंतित हैं और किन कर तो मोड़े कोई रास्ता नहीं है, व्हाट शुड बी द वे आउट, फिर सारा हो गया। तो वे अनुभव कर रहे हैं। वहीं विश्व के अधिकांश मनुष्यों की भीड़, जी, अधिकांश लोगों का क्या व्यू है कि उनको इस सब की कोई चिंता ही नहीं है, कॉमन आदमी ये कौन वो क्या कर रहा है, वो इस खतरे को अनुभव ही नहीं कर रहा है। तो वह जो क्या कर रहा है, वह मरण का वर्ण करने में सुख का अनुभव कर रहा है। मरण का वर्ण करने के, जैसे हम सबको मालूम है फास्ट फूड ठीक नहीं है, जी, फास्ट फूड हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं, किंतु पूरी दुनिया खा रही है। इसको कहते हैं मरण का वर्ण करना, डेथ को एक्सेप्ट करना। अब यू आर मूविंग टुवर्ड्स डेथ, फिर भी हम कर रहे हैं, जानते हुए भी कर रहे हैं। तो वर्ण करने में सुख अनुभव कर रहा है, ये कॉमन आदमी की स्थिति है। अपनी आंखों के सामने ही अपने विचारों के खंडर, जो विचार थे, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, जो भी थे, उनका आज खंडर आर्थिक साम्राज्यों को ढहता हुआ देख रहे हैं। कभी कोई बैंक कोलैप्स हो गया, कभी सब प्रकार का आर्थिक जो वर्ल्ड में जो चल रहा है रिसेशन, वो हम उधर। चिंतनशील मनुष्यों को यह अनुभव हो गया है कि विकास का यह रास्ता मनुष्य का रास्ता नहीं है। जो जितने भी हिंदुइज्म को छोड़ के, भारतीय सनातन वे ऑफ लाइफ को छोड़ के, बाकी सारे संस्कृतियों का निचोड़ ये आ गया है कि यह विकास का रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने विनाश को विकास मान लिया है। तो ये रास्ता मनुष्य का रास्ता नहीं है, न पशु का रास्ता है। यह रास्ता तो संपूर्ण रूप से आत्म विनाश का रास्ता है। सब खत्म हो जाएगा अभी तो, हम यदि नहीं चाहते, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। यह तो जीवन के अमानवीकरण एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व के नाश होने का मार्ग सिद्ध हो चुका है। खंडहर को ढहने से बचाने के लिए पिछले कई वर्षों से खूब बचाने की कोशिश किया गया, इकोनॉमी को चेंज करने की कोशिश किया गया। खंडहर को बचाने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए जा रहे हैं।
दुनिया भर के बुद्धि के जो धुरंधर लोग हैं, पुरोधाओं के द्वारा यह साम्राज्य खड़ा किया गया था। सारे बड़े बड़े लोगों ने साम्राज्य को खड़ा किया था, कैपिटलिज्म को खड़ा किया था, फिर कम्युनिज्म को खड़ा किया। इस प्रकार से तो इन बड़े बड़े लोगों ने इसको खड़ा किया। उनमें से कईयों को प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज भी मिला, सम्मानित किया बहुत। फिर उन्होंने क्या क्या चीज निर्माण किया? उन्होंने विश्व बैंक, IMF, WTO, गेट, यूनाइटेड नेशंस जैसी अन्य एवं कई विशाल संस्थाओं को अरबों खरबों रुपये देकर वो खड़ा दिया और उसे पुष्पित और परिलमित किया। बावजूद इसके वे अपनी उपयोगिता, स्थिरता एवं अस्तित्व को बचाए रखने में आज असमर्थ है। आज हर आदमी टेंशन में है, हर दूसरा आदमी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और वो उसको दुनिया भर की, जिसको बोलते हैं संपन्नता की बीमारियां, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, लंग्स बिगड़ गए, लीवर बिगड़ गया, उनका ट्रांसप्लांट है, और ये सारा कितना कॉस्टली हो रहा है। तो हमने दुनिया को कहाँ पहुंचा दिया? उस आइडियोलॉजी में। और हम अपने उन विचारों को संभालने के लिए जूझ रहे हैं जी कि ये सब ठीक हो। हमने सिद्धांतों, विचारों और व्यवस्थाओं की लड़ाई हार चुके हैं, किंतु ये सब लोग जो हैं ये लड़ाई हार चुके हैं और कोई समाधान कारक रास्ता इनको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब विश्व के लोग ये मानने लगे कि नाउ देयर इज नो अल्टरनेटिव जी, नाउ वी हैव टू रीच टू ए एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री। ये उनका मन बन गया है और बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। अपने विचारों के मूल में इसका कारण क्या था? उनके विचारों का जो मूल था जी, जो रूट्स थी, उनमें कॉन्ट्रडिक्शन के कारण इस व्यवस्था का ढह जाना निश्चित है। यह निश्चित रूप से कोलैप्स होने वाली है। जो वेस्टर्न और ये बाकी भारत को छोड़ के जितनी व्यवस्था है इज डेफिनेटली गोइंग टू कोलैप्स। इट माइट टेक लिटिल बिट, बस माइनस 20, 30, 40 years. हाँ, इज ऑलरेडी सिंकिंग। इस विनाश की भविष्यवाणी दशकों पूर्व भारत सहित विश्व के कई मनीषी कर चुके हैं, किंतु बनबल शक्ति एवं अर्थ के अहंकार में जी रहे लोगों ने, पश्चिम ने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनको चिंता ही नहीं है तो कितनी बीमारी हो रहा है, कितनी प्रकार के दुनिया में दुख है, परिवार सुखी नहीं है, व्यक्ति सुखी नहीं है, समाज सुखी नहीं है, देश सुखी नहीं है। उल्टा उन्होंने तो यहां तक कह दिया, ईश्वर की मृत्यु घोषित कर दी। नीत्शे ने कहा गॉड इज डेड। दे हैव रीच्ड टू दैट पॉइंट। अपने को श्रेष्ठ समझने के कारण का दम पाले हुए ये लोग कह रहे हैं कि हम इतिहास के उस छोर पर पहुंच रहे हैं जहां समस्त विचारधारा समाप्त हो चुकी है। अब वे बहाना बना रहे हैं कि अन्य कोई विकल्प नहीं है जी। वो कह रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये बड़ा पॉपुलर है वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड में TIN है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। जबकि ये जो इमीडिएट जो बोल रही है, ये तात्कालिकता विकल्प का गुणधर्म नहीं होता है। विकल्प का, अल्टरनेटिव का गुणधर्म तात्कालिकता, इमीडिएट नहीं होता है। उनके पास वर्तमान रचना का कोई विकल्प नहीं है। दे हैव नो सॉल्यूशन। यह उनका सच है, दिस इज उनका ट्रुथ है ये, किंतु यह संपूर्ण सत्य नहीं है। ये टोटल एक्चुअल ट्रुथ नहीं है, ये उनका ट्रुथ है। हिंदू सनातन संस्कृति के पास बनाया गया है, बेरुख सोचा ट्रूथ, लेकिन ट्रूथ है। हिंदू सनातन संस्कृति के पास इसका विकल्प है। वह मानवता पर आधारित, वह संवेदनशील है, वह शोषण नहीं, पोषण के लिए उत्पादन और विश्व को वैश्विक बाजार के स्थान पर वसुधैव कुटुंबकम का एहसान कराती है। उनके पास विकल्प नहीं है, हमारे पास विकल्प है। हमारे पास संकल्प नहीं है, डिटर्मिनेशन हमारे पास नहीं है। ये एक मोटा मोटी मेरी कहानी की टोटल पुस्तक की एक थीम है ये जी। आपने बहुत अच्छे से इस पूरे थीम को समझाया है जी। अब मैं बस आपका, क्योंकि पूरी रिसर्च में एक डीप स्टेट के बारे में चीज़ें निकल के आई और आपने मुझे बताया भी इसके बारे में, तो मैं पूछना चाहूँगा कि डीप स्टेट असल में क्या? हमको डीप स्टेट को समझने के लिए पश्चिम की मानसिकता को समझना पड़ेगा जी। क्योंकि पश्चिम का जो मूल चिंतन है, जो उनकी फिलॉसफी है, उसमें ही विनाश के बीज है। कैसे? कि जो फिलोसोफर हुए, प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने क्या कहा, उनका क्या विचार थे? उन्होंने कहा
कि सारी सत्ता का केंद्रीकरण होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड की सत्ता का केंद्रीकरण होना चाहिए। उत्पादन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर सभी का, उस पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। और सत्ता, वे सभी सत्ता मतलब केंद्रीकरण के पक्षधर थे। इस कारण हमेशा क्या हुआ कि सत्ता कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहा। पश्चिम में मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता रही, वो अपने को श्रेष्ठ मानते थे। और जो बाकी रेस्ट बचे वो कौन थे? वो पिछड़े हुए लोग हैं, पेजेंट्स। हाँ, और वे स्वयं अपने को सभ्यता का और सत्य के सम्राट मानते थे। और वे सभ्य और शासन कहलाने की, इसलिए हमको शासन करने का राइट हमको ही है, अन्य लोगों को नहीं है। ये उनका बेसिक फंडामेंट रखा। अब इसको हम 100%। अरस्तु ने क्या था? अरस्तु ने कहा संपत्ति मनुष्य का औजार है। संपत्ति जो भी प्रॉपर्टी है जी, इज ए वेपन, मनुष्य का है। और स्वयं औजार मनुष्य की संपत्ति है। मतलब उन्होंने कैसा ट्रीट किया मनुष्य को, एक है वहाँ सर्व है, सहिष्णुता, दयालुता, करुणा, ये नहीं। उनने कहा बस ये दो प्रकार का, दुनिया में ये दो प्रकार के लोग हैं, एक रूलर्स हैं और दूसरे बाकी सब पिछड़े हुए लोग हैं। और हम श्रेष्ठ हैं, हमको उन बाकी लोगों को श्रेष्ठ बनाना है। ये उनकी बेसिक फंडामेंटल बात थी। और कहते हैं कि सभ्यता का अर्थ क्या मानते हो? संपत्ति में निरंतर वृद्धि। संपत्ति में निरंतर वृद्धि, यह सभ्यता है। व्यवस्था और सुरक्षा, यह सुरक्षा किससे की जाती है? हथियारों से की जाती है जी। अतः दास और सेवक क्या हो गए? औजार हो गए। अब आप देखिए, अब इसके बाद हम जब उनकी सेकंड स्टेप देखते हैं, उनके फिलोसोफर के आगे के आते हैं, तो यूनान और रोम, उनका क्या फिलोसफी रही? कौन? यूनान और रोम। रोम में क्या फिलोसफी रही और यूनान में क्या फिलोसफी रही? ईसाई धर्म के ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार जी, ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार मनुष्य में भेद है। कुछ थोड़े ही लोग मनुष्य माने जा सकते हैं, वो कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट कहती है बाकी सभी पशु के समान है। अन्य सभी प्रकृति, पर्वत, नदियां, झील, झरने, वृक्ष, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सभी हमारे उपयोग के लिए हैं। अरस्तु के समय भी स्त्री को क्या कहा जाता था? अर्ध सभ्य मनुष्य, हाफ सिविलाइज्ड मैन, स्त्रियों के लिए बोलते थे, हाफ सिविलाइज्ड है। अमेरिका के रेड इंडियन बोल रहे हैं अरस्तु के समय में, अरस्तु के टाइम में अमेरिका के रेड इंडियंस की गणना, उनको जनगणना में नहीं लेते थे। वो पॉपुलेशन जो होती है उसमें नहीं गिनते ही नहीं थे उनको। 1850 तक 5 काले मनुष्य, ब्लैक मनुष्यों को मिलाकर वह एक मनुष्य मानते थे। ये उनकी देखिए कैसी मानसिकता थी। और मनुष्य को उनको कैसे मानते थे? दासों को, गुलामों को, जानवरों की अच्छी नस्ल की पहचान करने के समान अच्छे गुलामों की पहचान उनकी मजबूत पीठ और दांतों को देखकर की जाती थी। यह रियलिटी है उनकी। सोक्रेटिस के समय कुल जनसंख्या 3 लाख में गुलामों की संख्या 1,15,000 थी। स्पार्टा में प्लेटो के समय गुलामों की 17 की संख्या 1,15,000 थी। ये 7वीं 8वीं ये स्थिति थी उनकी। मतलब ये उनका बेसिक मूल है। उनके ये सारे जो उन्होंने जो बंडर खड़ा किया है, जो मनुष्य मात्र के लिए जो आज संकट रहे, उसके मूल में जो कारण है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका जो फर्दर बाद में जब प्रोग्रेस हुआ तो बेसिक यही रहा। जैसे एक गंगा नदी है, गंगा नदी अपने सोर्स से जब निकलती है और जो बह करके आके जब समुद्र के पास जाती है तो उस पूरे फ्लो के अंदर उसका असर होता है। चाहे वो नदी नाला मिलकर गंदा भी हुआ हो तो भी, मतलब उनका जो मूल सोच का परिणाम उनके बाकी के आने वाली 21वीं सदी तक पूरे उनके यात्रा में उसका परिणाम हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। ये उसका ये मूल कारण रहा। इस मूल कारण में से उन्होंने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। और हम जब देखते हैं कि उन्होंने, अब जैसे कि आपने अभी पूछा था मेरे से कि ये डीप स्टेट जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है जी, ये डीप स्टेट के बारे में हमको समझने की जरूरत है कि डीप स्टेट कैसे स्टार्ट हुआ। ये तो आप देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन रस्किन एक प्रोफेसर थे, जॉन रस्किन, वो पढ़ाते थे
और वो प्लेटो से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि उनको सेक्युलराइज गवर्नमेंट, पॉपुलेशन और प्रोडक्शन और सब पर हमारा अधिकार, बाकी लोगों पर मुट्ठी भर लोग कब्जा करें, ये सब उनके उसमें एजेंडा में था। इंग्लैंड में एक सिसिल रोड्स थे, उनका जन्म 5 जुलाई 1853 को इंग्लैंड में हुआ था, और वो बचपन से ही दमा की बीमारी से पीड़ित थे। तो 17 साल तक उन्होंने वहीं पर अपना जीवन बिताया, और प्राइमरी पढ़ाई लेकर के हर स्कूल तक उन्होंने पढ़ाई किया। किंतु डॉक्टरों के एडवाइस पर उनको दक्षिण अफ्रीका चेंज के लिए, वेदर चेंज के लिए वहाँ भेजा गया। तो ये 17 साल की उम्र में रोड्स जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका चले गए जी। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले, जहाँ की डायमंड की माइंस हैं, ये वहाँ जाने के बाद में इन्होंने वहाँ सारा देखा, और उस यंग एज में भी उन्होंने वहाँ के लोगों को धोखा करके, डरा धमका करके उस बिजनेस में वो इन्वॉल्व हो गया, डायमंड के बिजनेस में। कुछ साल तो उसने काम किया, और उसके बाद में अपनी बाकी पढ़ाई को पढ़ने के लिए ये वहाँ पास ऑक्सफोर्ड आ गया, लंदन आ गया, इंग्लैंड आ गया, और इंग्लैंड में इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने में ये वहाँ पर सिसिल रोड से संपर्क में आया, जो कि प्लेटो का भक्त था और वैश्विक केंद्रीय सत्ता का पक्षधर था। वो उसका कहना था कि राज्य किसी बुद्धिमान तानाशाह के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। ये सिसिल रोड्स का मानना था। वो अपनी मान्यताओं को बड़े प्रभावी ढंग से लेक्चर में बड़ा उसको रखता था, और इसी कारण से वो बहुत पॉपुलर था, वो ऑक्सफोर्ड में भी और कैम्ब्रिज में भी ज्यादा लोग उसको समझते थे। रोड्स पर भी उसके प्रारंभिक जो भाषण उसे सुने तो वो बहुत प्रभावित हुआ, और उसने जीवन भर उन जो उसकी कॉपियां थी लेक्चर्स की, पूरे जीवन उसने उस कॉपियों को रखकर अपने साथ रखा। उसको इतना प्रभावित हुआ, और उसने वो मैनोसिक संस्था है उसके संपर्क में था। 24 वर्ष की उम्र में उसने एक लगा कि वैश्विक सरकार का गठन होना चाहिए। उसने तय किया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट होना चाहिए। सिसिल रोड्स ने ये उसके लेक्चर से इम्प्रेस होकर के कहा, और ये गवर्नमेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, इसकी कैपिटल लंदन होना चाहिए, उसमें अमेरिका भी और पूरे वर्ल्ड के लोग होना चाहिए, उनकी पार्लियामेंट में सारे कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये उसको सपना उनको लगाओ कि उसने उसको पूरा करने के लिए और फंड दिया। और फिर ये वापस किम्बरले की खदान में आ गया अफ्रीका में, और वहाँ पर उसने उन अपनी एक छोटी सेना बना करके उसने वहाँ के जो लोकल आदिवासियों की जो खदानें वगैरह थी उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वो वहाँ का एक ताकत फोर्स बन गया नंबर। और उसने वहाँ के बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर लिया, और धीरे धीरे उसको आज बहुत हीरे का आ जाने के कारण से बहुत पैसा हो गया। और उसने फिर इंग्लैंड को प्रधानमंत्री को संपर्क में लाया, और जो अब एक पर्टिकुलर एरिया जो उसे जीता था उसका नाम उसने रोडेशिया, रोड्स के नाम पर रोडेशिया रखा, जिसको आजकल मोजाम्बिक कहते हैं। और उसने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान उसने एक और एरिया को लिया, उसने वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे सेलिसबरी के नाम पर उसका नाम फोर्ट सेलिसबरी रखा। अब उसकी महत्वाकांक्षा विस्तारवादी नीति में अगला रोड़ा वहाँ पर एक रिपब्लिक था, ट्रांसवर्ल्ड रिपब्लिक। इसका निर्माण 1860 में हुआ था। तो वहाँ सोने के खदानों के कारण वो भी दुनिया के लोगों का अट्रैक्शन हो गया, वहाँ पर भारतीय फोर्सेस आने लगे जी। तो राष्ट्रपति वहाँ पर थे पॉल क्रूगर, उन्होंने हस्तक्षेप करके उसको प्रतिबंधित कर दिया। मतलब ये डीप स्टेट का कैसे स्टार्ट हुआ इसका ये बैकग्राउंड है ये जी। सिसिल रोड्स ने गुप्त रूप से उसका तख्ता पलटने का षड्यंत्र रचा उसका। I would say ये एक चैप्टर है डीप स्टेट का। डीप स्टेट इससे बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मतलब इस हाँ, लेकिन एक दूसरी बात है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था। ये तो से सिस्टमैटाइज वही पुराना तो आपने जो बताया ना, वही मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहा कि पुराना तो उनकी फिलोसॉफी में ही है। इसका बीज जो है ना वो उनके माइंड प्लेटो इन सब लोगों के माइंड में यही था, एक वन गवर्नमेंट रूल्स। और लेकिन ये बात तो मैनिफेस्ट इन दी रूलिंग क्लास फैमिली, उन लोग के मन में ये भी था, लेकिन सिसिल रोड ये दौर प्रकट किया। वहां पर उसने फिर उड़ने के लिए
वह बाद में थोड़े समय के बाद में वो अफ्रीका का सबसे ताकतवर और सबसे धनाढ़ व्यक्ति बन गया। अपने प्रयत्नों से उसने दक्षिण अफ्रीका का 10 लाख स्क्वायर माइल क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। 10 लाख स्क्वायर माइल इतना सारा उसको कब्जा कर लिया और ब्रिटिश में मिला दिया। अफ्रीका का एरिया। अच्छा, सिविल रोड्स के जीवन में एक ऐसी घटना घटी, उसने उसको जो स्पीड थी वर्ल्ड गवर्नमेंट की, उसको उसने एक्सीलरेट कर दिया। क्या हुआ कि उसको एक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो अचानक वो बैठा बैठा कांपने लगा और आंखें उसकी बड़ी हो गई, उसकी आंखें नाम हो गई और वो जमीन पर लेट गया और वो तड़फने लगा और कारपेट बिछते उसको मुंह से काटने लगा। मतलब कोई बाहर की आत्मा उसके अंदर प्रवेश प्रवेश कर गई और उसने उसको उस स्थिति में उसको एक पिक्चर दिखाई और वो पिक्चर थी कि तुमको फ्यूचर में क्या करना है। ये उसको भूत या कुछ भी एक ऐसी डेविल पावर वो उसने आकर उसने उसको एक रास्ता दिखाया। ये उसकी घटना, यहाँ से रोड्स का पूरा लाइफ चेंज हो गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। उसने इस घटना को जो है हिटलर के साथ भी यही हुआ था। हिटलर को भी इसी प्रकार से कोई डेविल कोई अंदर आ गया, वही प्रकार, और उसको भी उसने रास्ता दिखाया कि नेक्स्ट तुमको क्या करना है। तो ये उसके साथ भी हुआ, ये सिसिल रोड्स के साथ भी हुआ। तो ये कहीं किसी रेफरेंस है? हाँ, उसका खुद का जो जिसने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जी, जैसे हिटलर की लिखी है, स्पीक्स पुस्तक है, हिटलर स्पीक्स जी, उस पुस्तक का जो लेखक है हरमन रॉस्टिंग, उसमें यह घटना स्वयं की है। स्वयं हिटलर ने अपने मित्रों को घटना बताई है। दूसरा तीसरा जो महर्षि अरविंदो थे, उनके साथ जो श्रीमा थी, उनकी पुस्तकें हैं 10 वॉल्यूम में, उनकी टॉप जो रोजाना राशि था, उसमें भी श्रीमा ने ये सारी घटना को लिखा है जी। तो ये एक फैक्ट है ये। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने अब देखिए 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को आप यदि किसी कंट्री में मिला देंगे तो आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। तो कई लोग फिर आपकी तारीफ करने लग गए। अब देखिए सन 1918 में ओसवाल्ड स्पेंगलर, इनकी पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। उसमें लिखा वो ऐसा मूल योजनाकार था जिसकी योजना में से अन्य कई योजनाएं विकसित हो सकती थी। ये देखिए जो आप डीप स्टेट देखेंगे ना, तो कैसे एक में से कितनी सारी योजनाएं निकली है। आज की वैश्वीकरण प्रक्रिया का मूल उद्गम यहीं से प्रभावित हुआ, यहीं से वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो ग्लोबलाइजेशन का जो मामला हुआ वो इस बेसिक फंडामेंटल से शुरू हुआ। उसके बाद में 1891 में फरवरी के माह में दोपहर में लंदन में 3 लोग किसी एक जगह पर होटल में मिलते हैं। उनमें तीनों में से पहला व्यक्ति था सिसिल रोड्स, नंबर 1। दूसरा व्यक्ति था एक पत्रकार विलियम स्टीड, और तीसरा प्रभावशाली व्यक्ति था रेगिनॉल्ड बेलियन, जिन्हें लॉर्ड ईशा के नाम से भी जानते हैं। वे महारानी विक्टोरिया के विश्वस्त मित्रों में से थे और बाद में वे एडवर्ड 7वें के व किंग जॉर्ज 5 के प्रभावी सलाहकारों में थे। उन्होंने तीनों ने मिलकर के उस चाय के उस कॉफी हाउस में एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया। ये इसकी स्टार्टिंग है। डीप स्टेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, थॉट पहले होगा, पर इसको एक रूप देने का स्ट्रक्चर खड़ा किया, और वो पहला स्ट्रक्चर था सीक्रेट सोसाइटी। इसमें उन्होंने 2 इसके लेवल बनाए थे। एक लेवल था इनर सर्कल जी, जो इनर सर्कल था उसमें बहुत लिमिटेड लोग थे और वे सारी डिटेल योजना को जानते थे कि किस प्रकार से हमको वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करना है। और जो आउटर सर्कल था उसमें कई पैसे वाले पूंजीपति लोग, ये मतलब लोग, उस प्रकार के सफ्तर के लोग थे। इस प्रकार से उसने इसने सीक्रेट सोसाइटी का गठन करके इसने स्टार्ट किया। अच्छा, इस संगठन को
और इस संगठन को बाद में जो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, इसको जो लीड किया वो अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने किया। कि जैसे 1891 से लेकर 1902 तक स्वयं रोड्स इसके प्रमुख थे। 1902 में इनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद में सीसल वोल्ट रोथसाइड आया, वो इस अफ्रीकन सोसाइटी का चीफ हो गया। उसके सोसाइटी का जो उसका डियरेस्ट फ्रेंड था रोथसाइड का मिलनर, उसने उसको किया। उसके बाद में 1925 से 1940 तक इसके प्रमुख रहे फिलिप कोर। वो फिलिप कोर की मृत्यु के पश्चात रॉबर्ट हेनरी ब्रेक, इसने इस सोसाइटी को आगे तक चलाया। इसमें जब सारी फैसिलिटी, सब कुछ पैसा, सब कुछ व्यवस्था स्कॉलरशिप से होता था, किंतु उनका सबका जो मेन मोटो था, सारा जो उनको कैरिकुलम पढ़ाया जाता था, उसका मेन लक्ष्य था वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाना। स्कॉलरशिप लगाया इसने। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में करते हुए सीधा डीप स्टेप करता हूँ। इस प्रकार पहला इसने सिसिल रोड्स ने बनाया। सिसिल रोड्स के बाद में फिर जो इस संस्था को एक दूसरा रूप दिया गया, उसका नाम दिया गया राउंड टेबल। तो राउंड टेबल आप देखेंगे पश्चिम में, अमेरिका में जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, वो सोसाइटी की बड़ी ताकतवर सोसाइटी है। कोई उसको ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ये सब हुआ। तो उन्होंने उसे जो पहली सोसाइटी थी सीक्रेट सोसाइटी को नाम बदल करके राउंड टेबल। जब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो आपका कहना है कि ये वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनको उसमें सम्मिलित नहीं करना चाह रहे, ये चाहते हैं कि हमारे जो पपेट्स हों उनको सब जगह भेजें और उसके बाद हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएं। तो ये इनका प्लान था। देखिए उनका प्लान क्या था इस स्कॉलरशिप के माध्यम से जी, कि ऐसे लोगों की एक टीम खड़ी की जाए जी, जो हमारे कॉज के लिए पूरा डिवोटेड हो पूरे कॉज के लिए। इन्होंने शुरू किया। अब आपको फिगर बताता हूँ कितने लोगों ने, मतलब 106 सालों के 106 ईयर्स के अंदर उन्होंने 7,000 ऐसे स्कॉलर्स तैयार किए, 7,000, और उसमें से 3,500-4,000 अभी भी जिंदे हैं। अब आप सोचो कि किसी एक कॉज के लिए 7,000 लोगों की, और वो भी पावरफुल लोग, रिच लोग, बड़े बड़े पोस्टों पर रहने वाले लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इस प्रकार के लोग वहाँ से निकले। हर फील्ड से लोग आए। और क्योंकि उनको सब करना था ना, उनको पावर कैप्चर करना है तो प्रेसिडेंट भी हमारा होना चाहिए, हमारा चीफ ब्यूरोक्रेट्स वो हमारा होना चाहिए, डिफेंस में हमारा होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी हमारा होना चाहिए। इसलिए इन्होंने इस प्रकार की व्यापक तैयारी की। और उसके बाद में इन्होंने किस प्रकार से लोग, उनके इन 7,000 लोगों से किस प्रकार से लोग दुनिया में 3 बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, और फिर कैसे ये सारा कलेक्टिव काम किया। मतलब एक स्कॉलरशिप कितना बड़ा काम कर सकती है, ये इस स्कॉलरशिप से मालूम हुआ। इस स्कॉलरशिप से बाद में, इस स्कॉलरशिप से मतलब इंग्लैंड के और अमेरिका के 300 कॉलेजों में से रोड स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन करते थे, और हर साल 64 लोगों का चयन करते थे। भारत में से 5 लोग चुने जाते थे, बाद में फिर 12-13 लोग हो गए। और उसमें भारत में जो इन नाम रिकमेंड करने वालों की जो टीम थी, उसमें एक व्यक्ति राहुल गांधी भी थे। और रोड्स स्कॉलर से पढ़े हुए भारत में जो प्लानिंग कमीशन था, कहाँ कहाँ फिट किया जाकर के, जो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है, उसका चेयरमैन बनाया गया। अच्छा, अमेरिका का प्रेसिडेंट रोड स्कॉलर बना। मैं नाम बताता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। बड़ा मजेदार। अभी ये सब लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू ही काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे पपेट्स तो चूज करते हैं, उनको सब जगह से नेटवर्किंग करा देते हैं टॉप के लोगों से। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है पहले इंग्लैंड पे कब्जा किया। इस डीप स्टेट ने पहले लंदन पे कब्जा, इंग्लैंड का कब्जा किया, और वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ के सारे लोग, और उनको पहले इन्होंने, चूंकि ये सारे एकेडमिशियन थे, लोग ऑनर्स पढ़ कर के आ रहे हैं वहाँ से, डिग्री लिया, ऑक्सफोर्ड पढ़े हुए, तो इनको गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिए कि आप इसके बारे में फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाइए, डिफेंस के बारे में प्रोजेक्ट बनाइए। अब ये तो इनको तो मौका मिल गया। इन्होंने बोला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, अरे ये तो बड़ा बढ़िया है, तो उन्होंने
उसको अपने सेक्रेटरी मतलब उनको गवर्नमेंट उसको इनको अपने घुसा दिया, प्रोजेक्ट भी बुला लिया डिफेंस नहीं मिला, एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया। गवर्नमेंट के इंग्लैंड के अंदर घुस गए, इंग्लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन में, इंग्लैंड की गवर्नमेंट में, इस प्रकार से उनका प्लेसमेंट हो गया। इतना जबरदस्त उन्होंने सारा किया। और इसके बाद में पूरी तरह से इंग्लैंड उनके दया पर चला गया। अच्छा, इसमें कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो रोथस्चाइल्ड को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमको डीप स्टेट समझ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये रोथस्चाइल्ड जो है ये यहूदी था और ये यहूदी गुरु बनना चाहता था। Cecil Rhodes, ये भी यहूदी था? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, यहूदी मतलब Cecil Rhodes, ये भी, सिसिल रोग तो अंग्रेज था, लेकिन ये बस जूस था ये रोथस्चाइल्ड ने, जो बाद में कैप्चर किया वो चूज नहीं है। ना सिसिल रोड्स जूस नहीं था। बस वो मर गया, अपना काम हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, चला। किंतु बाद में जिसने सारा होल्ड किया और जिसने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया वो था रोथस्चाइल्ड, वो जूस था। उसके बारे में बताते हैं। तो इसका जो नाम था वो था, ये यहूदी था, मेयर एम्स्चेल बाउर, ये अच्छा एक्चुअल नाम था, जिसको हम बाद में रोथस्चाइल्ड के नाम से जानते हैं जी। ये धर्मगुरु बनना चाहता था। बाद में क्या हुआ कि उसने पहले तो स्टार्ट किया, होनोवर की एक ओपन हाउस बैंक थी, उस बैंक में नौकरी कर ली। और शीघ्र ही उस समय यूरोप के जो सबसे बड़ा धनाढ़ व्यक्ति था, राज परिवार, विलियम्स नाइन्थ जी, उसका एक जनरल था। ये रोथस्चाइल्ड उसके संपर्क में आया और उसका विश्वास जीत करके उसकी पहुंच कहां तक हो गई, विलियम्स तक पहुंच गया। विलियम्स तक पहुंच गया और विलियम्स के संपर्क में आने के बाद में क्या किया, उसने भी उसका विश्वास जीत लिया, और बहुत विश्वास करने लग गया। और विलियम्स क्या करता था, वो अपनी सेना रखता था और जिस किसी देश को मिलिट्री की आवश्यकता होती थी उनसे पैसा लेता था और फौज देता था, ये कमाता था। इसमें से क्या हुआ, एक बार ब्रिटेन की सेना को हायर करना, इसकी सेना को ब्रिटेन ने हायर करना था, उसके लिए $3 बिलियन उसने इस विलियम को दिया। उस समय में इतना, क्योंकि सारे देश में सेना, मतलब वो कंट्री लेवल पर काम, बिलियन, वो कंट्री लेवल पर काम करते, कंट्री लेवल पर, कॉन्टिनेंट लेवल पर, इनको भी मिलिट्री देना, उनको भी मिलिट्री देना, उस पर बड़े काम करते थे वो। तो मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा बात। तो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने इनको $3 बिलियन दिया, उसने उसको रखने के लिए किसको दे दिया, रोथस्चाइल्ड को दे दिया कि तुम इसको रखो, जब जरूरत होगी तुम्हें को देना। अच्छा, रोथस्चाइल्ड के 5 बेटे और 5 बेटियां थी। रोथस्चाइल्ड ने क्या किया, यहां इसकी नीयत खराब हो गई। उसने कहा कि ये पैसा तो कब्जा कर लेना चाहिए, जब मांगेगा तब देखेंगे। उसने उस पैसे को हड़प लिया और हड़प करके उसका बेटा जो लंदन में था उसको वो पैसा वहां भेज दिया और उसने वहां पर ये स्टार्ट किया, 2 काम स्टार्ट किए, शेयर मार्केट में और युद्ध में मिलिट्री के लिए देने की पैसा बहुत खर्च किया। उस समय क्या हुआ, उस समय नेपोलियन का उसका युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन का और फ्रांस का। तो रोथस्चाइल्ड के पास उसने डॉक्यूमेंट का काम शुरू किया, पोस्टमैन का काम शुरू किया, एक एजेंसी ले लिया। उसमें क्या था, उस समय कोई होता तो सब बड़ों से जाके सब समाचार देते थे। तो उसने क्या किया, वो जो डाक जाती थी सब गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारे सीक्रेट्स, फ्रांस गवर्नमेंट के साथ जो भी बात होती थी वो यहाँ की वहां जाती थी, वहां की यहाँ आती थी जी। रोथस्चाइल्ड क्या करता था, उसने एक आदमी रखा जो इस डाक को फ्रांस डिलीवर करने के पहले वो खोल लेता था और सीक्रेट्स को पता कर लेता था और इस हिसाब से फिर वो मार्केट में प्ले करता था। उस समय की कुबल वो करता था। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन का उसका युद्ध चल रहा था फ्रांस का, उसने 4 दिन पहले देखा, उसको मालूम हो गया कि ब्रिटेन तो जीत गया है। उसने उस खबर को दबा दिया और नेटो को उसको फ्रांस को भेज दिया और उसने पहले ही मार्केट में से शेयर्स, अपने शेयर्स जो है बेच दिए और जनता में घराट खरीदे। शेयर मार्केट में ऐसे होता है, 1-2 मामला चलता है। और वो जो है अपने शेयर्स को लो प्राइस में बेच दिया और
दाम जो है वो बाकी के वो हायर, जो ऊंचे दाम उसी इसके शेयर के 4 दिन बाद क्या हुआ, वो रिपोर्ट उल्टी थी, जीत गया था फ्रांस और वो सारे प्राइस डाउन हो गए। और इसने क्या किया उस बीच में, इसने वो सारे शेयर खरीद ले, एक दिन में मिलियंस कमा लिया उसने। इतना बदमाश था ये, इतना तेज था, शाह था ये धन बना करके ये बहुत पैसे वाला हो गया। और इसके उसने फिर क्या क्या देखिए उसका ब्रेन में किया, उसने अपने 5 बेटों को, एक को लंदन भेजा, एक को पेरिस भेजा, एक को जर्मन भेजा और वही में भेजा, सब जगह अलग, और उन सबको इसी प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व किया। ये रोथस्चाइल्ड के पैसे होने बनने की ये कहानी है। अब इस प्रकार से इसने इंग्लैंड की पूरी गवर्नमेंट पर कब्जा हो गया कि सारे इसी के लोग। अच्छा, मजा क्या देखिए, सिसिल रोड्स की वो जो स्कॉलरशिप थी उसमें अमेरिका के भी लोग आते थे जी। तो देखा कि अमेरिका के लोगों ने, वहाँ के पॉलिटिशियन लोगों ने देखा कि अरे स्कॉलरशिप के पढ़े हुए लोग तो अमेरिका की भी बड़ी बड़ी जगहों पर प्रेसिडेंट बन गया वहाँ का, उनका नाम वगैरह से मैं दूंगा अभी, वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया, वहाँ का डिफेंस चीफ इंचार्ज बन गया, ऐसे बड़े बड़े। तो वहाँ के अमेरिका के जो सारे बड़े लोग तो घबरा गए और उन्होंने इसके खिलाफ पेपर में आर्टिकल लिखना शुरू किया। ये लिखा, वो सारा उनके सब पेपर नाम वगैरह बस सारे। तो इस प्रकार से रोथस्चाइल्ड का विस्तार हुआ। जी, आप 13 फैमिलीज की बात कर रहे थे, रोथस्चाइल्ड से निकल के आप 13 फैमिलीज, जो कि बाद में 300 ग्रुप बन जाता है। शुरू में जो डीप स्टेट है, यह धन पशु गिरोह मैंने नाम दिया इसको जी। डीप स्टेट उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादा राक्षस है, बड़े महाराक्षस है, तो उनको डीप स्टेट इज वेरी, इसलिए मैंने उसका नाम दिया है धन पशु गिरोह। तो ये रोथस्चाइल्ड ने और इन्होंने मिलकर, उस समय के जो लोग हैं, इन्होंने 13 लोग इस प्रकार से वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोग थे वो अमेरिका और इंग्लैंड के, उन लोगों को मिलकर ग्रुप बनाया और उसको नाम दिया 13, ये दिया। और इनमें कौन थे जो प्रमुख रूप से? रोथस्चाइल्ड स्वयं, कार्नेगी, रॉकफेलर, फोर्ड, जेपी मॉर्गन, कर्नल हाउस, वॉल स्ट्रीट, डुमॉन्ट, बर्नार्ड बरूच, जॉन फोस्टर, ड्यूलेस, ऐसे सारे जो रिनाउंड लोग हैं वो सब मिल के ये प्लेटफॉर्म पर आ गए 13 का। यही आज की तारीख में ये इनकी संख्या मिला करके 300 हो चुकी है। और इन 300 लोगों ने बाद में जो कोहराम मचाया है दुनिया के प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने लगभग 15 ऐसी विश्व की पावरफुल सोसाइटीज या ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। मैं उनका नाम बताता हूँ। जो जैसे उसने सिसिल रोड्स ने शुरू किया था सीक्रेट सोसाइटी, बाद में रोथस्चाइल्ड ने उसको राउंड टेबल बोला, बाद में इंग्लैंड में काम करने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स RIIA, ये इंग्लैंड में है। और इसी के पैरेलल उन्होंने अमेरिका में सोसाइटी बनाया, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, CFR। ये बहुत पॉलिटिकल, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में। फिर CIA का गठन इसी प्रकार इन्होंने करवाया। द यूरोपियन यूनियन, अब ये तो अभी अमेरिका और इंग्लैंड तक सीमित है, अब अपने विस्तार किया तो यूरोप को भी लेना है, तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया, यूरोपियन अटलांटिक ग्रुप बनाया, क्लब ऑफ रोम बनाया, इंटरनेट। फिर बाद में आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने एक बड़ा वो काम शुरू किया ताकि विश्व के अर्थ पर हमारा कब्जा हो। तो उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम IMF कहते हैं, वर्ल्ड बैंक, गेट, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, यूनाइटेड नेशन की जो रचना हुई है जी, ये सब इन्हीं के प्लानिंग से की गई। ये इसके बाद एक और बड़ी संस्था जो अभी पिछले 20-25 साल में आई है, बिल्डरबर्ग ग्रुप। हाँ, और उसके बाद में जो अभी लेटेस्ट चल रहा है ग्रुप 7, G7 बोलते हैं, G7, ये आज सबसे उनका अभी आज की तारीख में उनका फंड ऑर्गेनाइजेशन। G8 हुआ करता था जिसमें पास भी था, तो उन्होंने डिवाइड किया, किसी को उसको कम करके ये सारा इनका ये इन्होंने संस्थाएं बनाई। और इन्होंने जब ये सारा बन गया और वर्ल्ड को कैप्चर करने के लिए अमेरिका को भी कि डेमोक्रेसी पे कब्जा हो गया, इंग्लैंड पे कब्जा हो गया, तो उसके बाद इन्होंने ये तय किया कि अब एक बड़ा स्टेप लिया और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्लानिंग किया जी। और उस पर वर्ल्ड वॉर में उसमें सब जर्मन, रशिया
और इंग्लैंड, ये बाकी सारी हम कंट्रीज वगैरह, रशिया वगैरह सब इन्वॉल्व रही। और उसमें जर्मन का और इंग्लैंड को बहुत डिस्ट्रॉय किया। अब युद्ध वर्ल्ड वॉर हो गया। इसको वर्ल्ड वॉर कहना गलत है मेरी दृष्टि से। क्यों? कि वो वर्ल्ड वॉर नहीं था, वो यूरोपियन वॉर था। सारी जो कंट्रीज थी वो यूरोप की और पश्चिम की थी जी। सारे हथियार, सारी सेनाएं, सारा युद्ध जो स्थान है वो अभी पश्चिम था। इसलिए इसको यूरोपियन वर्ल्ड वॉर बोल सकते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड वॉर बोलना चाहिए वर्ल्ड वॉर के बारे में। मगर वो ये दिखा उसका प्रभाव सब जगह हुआ। प्रभाव, इसलिए हमारे वर्ल्ड वॉर गए, उसमें भाग लिया। और अब जब जर्मनी और ये सारा कोलैप्स हो गया, जी। तब देखिए इन्होंने वर्ल्ड वॉर में कैसे किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे किया। जो दोनों टीमें बन गई वर्ल्ड वॉर के, दो टीमें आमने सामने हो गई। आधे जो उसके रोथशाइल्ड के जो बेटे थे, उन्होंने इस टीम को सपोर्ट किया पैसे से। दूसरी जो पेरिस में और उधर लोग थे, उन्होंने उस रोथशाइल्ड ने इनको सपोर्ट किया, जर्मनी को और इनको सपोर्ट किया। जी। और इनका जबरदस्त युद्ध हुआ। 4-4.5 करोड़ लोग मार दिए गए। देखिए अपने छोटे से स्वार्थ के लिए कितने लोग मारे, 3.5-4 करोड़ लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए। कितना नुकसान हुआ। किंतु इसको कहते हैं, ये पश्चिमी विचार है कि चमड़े के लिए भैंस मान दीजिए। ये उस मानसिकता के लोग हैं ये। अब इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर दिया। इसके बाद में देखा कि वर्ल्ड वॉर हो गया, जितना डिस्ट्रॉय हमारा हो गया, तो इनका हथियार की लॉबी जो थी, हथियार बढ़ हम एकदम चल गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए खूब काम हुआ, यूज हो गए। अब फिर दुनिया में फिर वेपन चाहिए। ये तो उस समय से ये जो वॉर इंडस्ट्री, हथियारों की इंडस्ट्री है, सबसे मोस्ट वर्ल्ड की प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस है तो हथियारों वाला है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से उनके प्लेटो के समय में भी क्या था, एक नाम दे होना चाहिए और सब सत्ता बुरा। ये वही मानसिकता है कि गुलामों को तो आपको ठीक करना है, मर जाए तो कोई बात नहीं है, लाखों मर जाए कोई बात नहीं है, फिर उनको जो 300 का ग्रुप है वो पूरे वर्ल्ड पे कैप्चर करना चाहिए। अब इन्होंने वर्ल्ड वॉर कर दिया, हो गया। अब इन्होंने पीस कमेटी बनाई। पहले वॉर की कमेटी में वही लोग हैं डीप स्टेट के जी। अब पीस कमेटी, वर्सेलिस पीस कमेटी बनाई गई, वर्सेलिस की। उसमें कौन लोग हैं? रोथशाइल्ड के लोग, फोर्ड के लोग, सारे के सारे पीस करने, दोनों तरफ से बैठे शांति बात करने के लिए, पर दोनों अंदर से पीछे से मिले हुए। किससे मिले हुए? डीप स्टेट्स। मजाक की बात तो ये हो गई कि जर्मनी पे लगाया गया 60 अरब पाउंड का उस पे लगाया गया, और उसको फाइनेंस करने के लिए उनके पास पैसे दिया, यही पैसे दे दिया। और जब वो भी कम पड़ा जी, तो रशिया ने उनको एक प्रस्ताव दिया कि आपके जो 3 मिनरल्स हैं, आयरन और 2 मिनरल्स हैं, वो पूरे उस जर्मनी का 60% डिपॉजिट था उनके पास, वो उनको देना पड़ा। जैसा आज यूक्रेन में हो रहा है। देखिए कहीं अंतर नहीं आया है। इतनी सदियां बीत गई, इतनी सेंचुरी बीत गई, आज यूक्रेन में क्या हो रहा है? अमेरिका जेलेंस्की पर क्या दाव डाल रहा है कि तुम मिनरल सर्वस का, क्योंकि हमने तुमको इतनी मदद की, इतनी वेपन्स दी, तुमने सब उड़ा दिए। अब तुम इधर रशिया ने क्या किया? वो जो बैटरी बनता है किसमें लिथियम का सारा पूरा जो डिपॉजिट था इसका यूक्रेन का, वो रशिया ने कब्जा कर लिया। अब देखो दोनों मिलकर बात खा रहे हैं। मरे कौन? इनोसेंट जो पब्लिक थी वहां थी। और ये जो जेलेंस्की है, ये कौन है? ये कोई वहां का यूक्रेन राष्ट्रभक्त है क्या? ये हमसे मिला हुआ है, इसे हम करवाना है, इसलिए कंटिन्यू चले, जितना चलेगा उतना डिस्ट्रॉय हुआ। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करो, सारे देश बर्बाद हो गए। लोगों की चिंता है हमको बहुत, लोगों को मकान मिलना चाहिए, लोगों को बिजली मिलना चाहिए, लोगों को एजुकेशन स्कूल खोलना, बहुत लार्ज स्केल पर ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है सारा। हम सुन की ब्लैक रॉक ने तो कमिट भी किया था कि $400 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे वहां पे। इसमें से क्या हुआ? दुनिया के जो बड़े देश थे जो वार में एक्टिव थे, ये तो डिस्ट्रॉय हो गए। इनमें फायदा सबसे किसका हुआ? अमेरिका का। अमेरिका की इकोनॉमी कितने गुना आगे बढ़ गई। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी। तो युद्ध भी हम कराएंगे, पीस भी हम कराएंगे, वहाँ का जो उनका डेवलपमेंट करना है उसको भी हम करेंगे। ये है डीप स्टेट। ये डीप स्टेट नहीं, ये है पशु गिरोह। ये इनका इस तरह का मामला है। इसके बाद आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ,
सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले क्या गया, जर्मन की स्थिति बड़ी खराब कर दी, बर्बाद भी हो गया, माइस भी मेंबर्स भी चले गए, लोग खाने पीने के लिए दुखी हैं। इससे क्या हुआ, पूरे जर्मनी में अनरेस्ट हुआ। अनरेस्ट में से क्या किया, ये प्लान किया गया था, इस प्रकार अनरेस्ट होगा ताकि क्या हो, ताकि हिटलर का जन्म, हिटलर का जन्म ये डीप स्टेट का प्लान था। और उसने फिर क्या किया दे दीजिए, और उसको भी उसी प्रकार की मंगी आती थी, वो बहुत खेत आते थे उसने सब, और उसको उसमें से दिया था तुमको क्या करना है। 60 लाख यहूदियों को बूचर की तरह मार दिया, गैस एक टनल के अंदर डाल देने, गैस मार दिया, कौन सी गैस होती है उन लोगों को ट्रेन पे डाल दिया इस प्रकार से। किंतु इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका उद्देश्य ह्यूमैनिटी, लोगों का सुख नहीं, ओनली जो उनके जो बेसिक जो थॉट है, जो प्लेटो होता कि मुट्ठी भर लोग ही मनुष्य होते हैं, बाकी तो गुलाम होते हैं। वही मानसिकता कैसी लगातार काम कर रही है। तो गंगा के प्रवाह में गंगा की क्वालिटी कैसी कंटिन्यू रहती है, ये इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर का प्लानिंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की प्लानिंग की गई। इमीडिएट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर की प्लानिंग की गई। और आप देखिए मजेदार, जापान पर एटॉमिक अटैक क्यों किया गया, अणुबम क्यों विस्फोट किया गया, जबकि बात ही हो गई थी, जब अमेरिका ने धमकी दी थी तो वहाँ का राजा जो था जापान का, उसने उनकी शर्तों को मान करके मैसेज भिजवा दिया कि नहीं वी आर रेडी टू सरेंडर। तो अटैक नहीं करना चाहिए था, और वो भी अणुबम का अटैक नहीं करना चाहिए था। किंतु क्या हुआ, किस चीज़ ने कंपेल किया, ये जो डीप स्टेट है, ये जो धन पशु का गिरोह है, 300 लोगों का, इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं बम डालना। क्यों डालना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड पर हमको अपनी धमक बनानी है। हमारी बातों से, हमारे कोई भी कानून कायदे मानने से कोई दुनिया इसको माने ना, रिजेक्ट ना करे। तो ये डिसाइड किया कि इस पर बम डाला जाए। और वह पहले 2 नागासाकी और हिरोशिमा वो नहीं था, ये था जब वो गया प्लेन ऊपर और जब बम डाला था तो उस समय वेदर की पोजिशन कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो फिर अगले उदो, तो इस प्रकार से हिरोशिमा पर बम डालने का कारण अणु बम का विस्फोट करना, उसकी धमक से वर्ल्ड को, और अपना जो बनाया गया है उसका एक्सपेरिमेंट, पूरे हिरोशिमा और नागासाकी को मौत की नींद ने सुला दिया आराम के साथ। तो हिटलर का जन्म भी इन्होंने करवाया, जापान में बम भी इन्होंने गिरवाया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्लानिंग इन्होंने किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते सेकंड पीस मीटिंग के इमीडिएटली आफ्टर दैट इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर का प्लानिंग किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इसके बाद क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इनको लगा कि अब बहुत हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, अब वापस पीस काम आना चाहिए। तो इन्होंने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए एक शिगुफा छोड़ा कि यूनाइटेड नेशंस का फॉर्म होना चाहिए। अब उसका प्रोजेक्ट को बनाने में कौन लोग हैं, हे सारे रोथशाइल्ड के ऊपर सारे टर्म्स कंडीशन एवरीथिंग, और रोथशाइल्ड जो यूनाइटेड नेशंस की जो बिल्डिंग बनी वो रोथशाइल्ड के पैसे से बनी, न्यूयॉर्क में जो है Rockefeller ज़मीन ये हाँ रॉकफेलर, यस नॉट रोथशाइल्ड, रॉकफेलर अगर स्वामी जी के, तो उसने पैसा दिया। मतलब देखो किस एक्सटेंट तक इन लोगों की एक्टिविटीज पर इन्वॉल्वमेंट है, कैसा अपने ग्रिप में पूरे शिकंजे में कसा है पूरे वर्ल्ड को। तो यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाया, ताकि एक पिक्चर के पहले जो ट्रेलर होता है ना, एक यूनाइटेड नेशंस बना ताकि वो पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से फंक्शन करेगी, उसका ये एक एक्सपेरिमेंट था। और उसके सारी नीतियां, यूनाइटेड नेशंस की सारी नीतियां, सारी उन्होंने कोई किसी के साथ न्याय नहीं किया। जिसमें धन पशुओं का लाभ होता था, वो सारी बातें यूनाइटेड नेशन पास होती थी। इसके बाद क्या किया कि वर्ल्ड पे कब्जा करना है, तो एक बॉडी तो बन गई, यूनाइटेड नेशन ने बॉडी बन गई वर्ल्ड की। अब क्या करना है, हमको एक वर्ल्ड की सेना होना चाहिए। उन्होंने नाटो बनाया, और उसमें क्या किया,
वर्ल्ड के लोगों से लेकर के सेना को मिला करके एक नेटो बनाया। और तो आप देखिए कितनी शातिर योजनाएं हैं, देख लो उनके पास। अब उसके बाद क्या हुआ हमें तो आपने, उसके बाद उन्होंने देखा कि कैपिटलिज्म बिल्कुल फुल स्विंग में आ गया है, कैपिटलिज्म फुल स्विंग में है। अब कैपिटलिज्म पर कई लोग बाद में उसके दुष्परिणाम जो थे, झोपड़ियाँ, झुग्गियाँ, हर कारखाने फैक्ट्री के साथ में झुग्गियाँ होती थी, उनका शोषण होता था, उनको छुट्टियाँ नहीं होती थी, कोई रूल्स नहीं थे, कोई लेबोरेशन नहीं थे। इस वजह से मजदूर वर्ग तैयार हुआ और मार्क्स ने लेबोरेटरी में साम्यवाद पे काम शुरू किया। मार्क्स You thought a Jew. ये सब लोग जूस थे ना। Lenin Trotsky मतलब तो देखिए अगर ज्यूज थे वो तो पैदाइश उनकी ज्यू रिलीजन इसमें हुई थी, बट उसका क्या लेना देना है कि मैं बताता हूँ क्या होगा। देखिए सामी रिलीजियस होते हैं, पश्चिम के जो 3 मुख्य रिलीजन है उनको सामी रिलीजन बोलते हैं। सामी जी सामी रिलीजन कौन कौन है? जूस, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ये तीनों में देखिए कितने सिमिलरिटी है। मोटा मतलब उनके यदि धर्म ग्रंथ को देखें, बाइबल और कुरान में कम से कम 15 से 20% सिमिलर बातें, बेसिक चीज, बेसिक फंडामेंटल चीज। और इसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी का भी है। तो ये तीनों मिलकर के ये सामी वो हुए। और देखो इस पशु गिरोह को किसी जाति से मतलब नहीं है, किसी देश से मतलब नहीं है, किसी कास्ट से मतलब नहीं है। इनका मतलब है धन और पूरे विश्व को कब्जा करना। जी उसके लिए फिर किसी देश को जो करना हो, जो मानना हो, जो कुछ, क्योंकि अब तो जनता पिस रही है ना। ये लोग तो मोटे हो रहे हैं, ये लोग तो धनवान हो रहे हैं, ये लोग तो पावरफुल हो रहे हैं। ये सब उनके पीछे ये प्लान। तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बाद में ये शुरू किया। अब उनको लगा कि अब कैपिटलिज्म ज़्यादा पावरफुल हो रहा है बहुत, क्योंकि ये तो गिरोह था 300 लोगों का, और बाकी भी तो बहुत सारे बिजनेसमैन थे ना, बहुत वर्ल्ड वाइड बिजनेसमैन है। तो इनको लगा कि कैपिटलिज्म के पहल कम्युनिज्म को खिला करना चाहिए, यस और इन्होंने कम्युनिज्म को खड़ा किया और उनको पैसे से मदद की। रोज साइक से लेकर के, रॉकफेलर से लेकर के, इन सब लोगों ने शिवा का जो जार, जो शासक था रशिया में, उसको लोगों को भड़काया गया। लोगों ने सड़कों पर रैलियां की। ने कुछ सालों को मरवाए। die family मतलब ये लोग पैसे दिए थे नहीं, Trotsky ये लोग स्विट्जरलैंड वहाँ से दिन उड़ गए, गोल्ड लेके गए थे उधर से शिफस्ट्री बैंक में। तो इन्होंने इसी प्रकार से साम्यवाद खड़ा किया, रशिया को खड़ा किया। और वो हमने देखा सब तमाशा दुनिया में, कैसे हथियार दोनों तरफ से बनने लग गए। कौन उसमें होड़ लग गई कि हमने एक बम बनाया, वो कहता हमने हाइड्रोजन बनाया, हमने ये बना दिया। तो ये सब मिला था कि इसमें फायदा किसका हो रहा है, इंडस्ट्री किसकी चल रही है, इन लोगों की। हम रशिया को लगा था हम अपनी थ्योर, हम भी अपने पूरा वर्ल्ड में काम करेंगे। देखो सामी जो रिलीजन है, तीनों में सिमिलरिटी है, किंतु सब तीनों अपने अपने इंडिविजुअली क्या चाहते हैं कि ये जो ज्यूज है ये क्या चाहते हैं, इनकी बात दिमाग है और मनी है। इस मनी पावर का और ब्रेन पावर का उपयोग करके वो चाहते हैं ये पूरे वर्ल्ड पर हमारे कब्जा हो जाए। एक ये हो गया इनका। क्रिश्चियन क्या चाहते हैं, क्यों कन्वर्जन हो रहा दुनिया भर में, वो कह रहे हैं सारी दुनिया क्रिश्चियन हो जाए। इस्लाम का क्या है, वो क्या चाहता है, वो भी अपने इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से अपने वक्त है, वो भी चाहता है ये पूरी दुनिया जो है इस्लामिक हो जाए, इस्लामिक की जाए। ये सारी इनके अंदर की बेसिक बातें ही है। तो इस प्रकार से इन्होंने साम्यवाद को खड़ा किया। जो ये प्रोपेगेट किया गया कि रशिया में क्रांति हुई और कम्युनिस्टों ने क्रांति कर दी, ये सब टोटल झूठ है। लेनिन को गुप्त रूप से एक क्या बोलते हैं अंदर जो पहुंचाती मैरिन सबमरीन, उसके अंदर से वर्ल्ड को छिपा करके उसके साथ 25 सैनिकों को लेकर के उसको रशिया पहुंचाया। इस प्रकार से जर्मनी ने भी कुछ लोगों को रशिया में दूसरे चल गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की हेल्प के नाम पर वो जो टीम गई 112 लोगों को, उसमें से 80 लोगों से ज़्यादा ये लोग गए हुए। और वन फाइन मॉर्निंग रशिया के सारे शहर नॉर्मल काम कर रहे हैं, बाजार लग रहा है, लोग सड़कों पे जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, सब जा रहे हैं।
ये जो इन्होंने क्या किया लेनिन एंड ग्रुप ने, वो जो कुछ सरकारी बिल्डिंग थी और रेडियो, उस पर कब्जा कर लिया, जनता को मालूम नहीं। और देखो दुनिया में क्या कम्युनिस्टों ने बताया, हम बहुत मजदूरों की क्रांति की, बोल्शेविक क्रांति की, हमने ये किया वो किया। अच्छा, दूसरा जो मार्क्स को लेकर, जो कम्युनिज्म को लेकर जो मार्क्स का जो विचार है, स्वयं मार्क्स ने लिखा है जी। कि मेरा ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स कम्युनिज्म का जो है, ये एक अभी थ्योरेटिकल है, एक लेबोरेटरी में मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जी। मगर इसका अभी प्रैक्टिकल लाइफ में, लोगों के जीवन में इसको अभी उतारना बाकी है। वो भी मतलब अब हो गया वहाँ पर रशिया का कब्जा, अब रशिया ने भी अपना शुरू किया सभी प्रकार से पावर इकट्ठा। उनकी जो क्रूरताएं हैं, रशिया कम्युनिज्म की क्रूरता ज़्यादा। एक ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म है जो फ्रांस की एक बहुत अच्छी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, ब्लैक बुक ऑफ क्रिश्चियन और सोशल कम्युनिज्म। उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में काम करके रिसर्च करके एक फिगर दिया है कि रशिया के कम्युनिज्म ने कितने लोगों को मारा। 10 करोड़ लोगों को कम्युनिज्म ने 10 करोड़ लोगों की हत्या की है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में 10 करोड़ लोगों को मारा गया है। हम और अभी भी रिसेंट में जो है वियतनाम में 40 लाख लोग मार दिए, सीरिया, लेबनान, इन सब कंट्रीज में लाखों की संख्या में मार दिए गए। ये है इनकी असलियत। ये बता भी रहे थे इधर, ये जो आप किधर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरे हैं और बाकी दुनिया को पता भी नहीं है इस संख्या के बारे में। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा जो वेपन इनका है, अब मैं उस पर आता हूँ। कम्युनिज्म हो गया, कम्युनिज्म कोलेप्स हो गया, सब हो गया, लाखों करोड़ों मार दिए गए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से मार दिए गए। उसके बाद में इनको लगा कि ये तो इस पूरे संसार पे कब्जा करना है, तो यो सबसे बड़ा वर्ग है वो कौन है? सर्विस क्लास। उसको बोलते हैं मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, जो नौकरी पेशा है। इसको क्योंकि उनका क्या है, गुलाम लोगों, बाकी लोगों को गुलाम बनाना है, तो मध्यम वर्ग लोगों को गुलाम बनाने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसी का दूसरा नाम है ग्लोबलाइजेशन। अब आज आप देखिए, पूरे दुनिया को देखिए, जितने अच्छे कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, उनकी इच्छा क्या होती है? किसी न किसी इस प्रकार की कंपनी में नौकरी मिले, जीवन का उद्देश्य हो गया। अच्छा, उन्होंने क्या किया? बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, पूरे वर्ल्ड लेवल पर कंपनी आ गई। अब उन्होंने लोगों को भर्ती किया, हमको कंप्यूटर दिया, उनको लैपटॉप दिया, ये सब सिखा करके उन लोग काम किया। अब आप देखिए मजा, मतलब कैसे गुलाम बनाने की मानसिकता कैसे तैयार की जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है ये। उन्होंने क्या किया, जो कंपनियां हैं उनके वर्किंग आवर्स खत्म कर लिए, कोई वर्किंग आवर नहीं हुए। जैसे आपको मालूम होगा, हर देश में गवर्नमेंट ऑफिसों के टाइमिंग्स होते थे, आपको याद भी होगा। इंडिया में 10 बजे, 10:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक होता था। यह व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता था। क्यों? कि 10 बजे ऑफिस आकर सवेरे का काम निपटा क्या था, 10 बजे ऑफिस आया, 5 बजे तक काम किया, शाम को घर चला गया। तो बच्चों का लालन पालन, संस्कार, फैमिली को इंटैक्ट रखना, ये सब उसका सुख दुख, उसके साथ इन्वॉल्व होना, यह इसको तोड़ने के लिए इन्होंने मध्यम वर्ग के लिए ग्लोबलाइजेशन का शुरू किया और दुनिया में अपनी इंडस्ट्री को डालना। और एमेंसिपेशन ऑफ विमेन। हाँ, तो इन्होंने इसमें से उस सारे रूल्स को तोड़ दिया। कोई आवर्स नहीं है। पहले क्या था, गवर्नमेंट जॉब करिए, कोई किसी फैक्ट्री में काम करिए, रूल्स होते थे, आपको इतने घंटे रहना पड़ेगा, उनका प्रोविडेंट फंड इतना काटना पड़ेगा, मेडिकल की इनको छुट्टी देना पड़ेगी, ये सारे नियम थे उसके। उस नियम को वायलेट भी कर सकते थे, पूरे दुनिया में थे ये। इन्होंने आते ही उन सबको एबॉलिश कर दिया कि कंपनी में काम करना है, तुम्हारा कोई राइट नहीं है। सवेरे आइए, 9 बजे आ जाइए, जब तक आने का टाइम आपका है, आओगे आप अपने मन से, जाओगे आप अपने मन से। शाम को 7 बजे तक काम करो, 8 बजे तक काम करो, 9 बजे तक काम करो। इसके बाद में आप घर भी चले गए तो अपना लैपटॉप ओपन रखो। अब जो आदमी उसको लालच कह दिया, एकदम पूरी दुनिया में सैलरी का जो उन्होंने फ्रंट गेट खोल दिए।
जो पहले 8,000 10,000 रुपए मिलते थे, इसको इन्होंने 30,000 40,000 50,000 कर दिए, सैलरी लाख कर दी, 2 लाख कर दिया, और फिर कंपनियों में हो गया 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ पे, आज सब लोग पैकेज डील है। अच्छा ये हो गया। अब उनकी सिक्योरिटी क्या है? कोई कंपनी है इंटरनेशनल कोई कंपनी नहीं, आज मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं कल मैं यहाँ काम कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उनको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले ऐसा नहीं कर सकते थे, आपको नोटिस देना पड़ेगा, ये करना, उनके साइज ये सारे उनके व्यक्तिगत हितों को प्रोटेक्ट किया जाता था। इन्होंने सबके बुलडोजर चला दिया, सारी खत्म कर दी। अच्छा जो यूथ है कैसा उसको इन्होंने बिगाड़ा है, उसको मालूम नहीं कि मेरी जो कंपनी है वो क्या प्रोडक्शन बनाती है, वो मानव के लिए अच्छी है कि नहीं है, वो पोल्यूशन फैला रही है नहीं फैला रही है। He is not aware of that. He is not interested. You young लोग हैं, they are not interested. बस उनको क्या इंटरेस्टेड, हमारा पैकेज कितना, पैकेज मिला जॉइन लाइन, एक काम किया। ग्लोबलाइजेशन एक काम क्या किया, बैंकों के माध्यम से मध्यम वर्ग को लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया, सारी दुनिया में वर्ल्ड में लोन इजी कर दिया। क्यों? इनका जो प्रोडक्शन था उसको बेचना है, कार के लिए लोन, कुछ में यूटेंसिल्स घर के लिए चाहिए उसके लिए लोन, मकान खरीदना है। तो नई जनरेशन को ये दिमाग में फिट कर दिया कि आजकल का बच्चा यूथ क्या सोचता है, मैंने पढ़ लिया, मेरी नौकरी लग गई, नौकरी लगा क्या करूँगा ना, तो पहले मेरे को शादी करना है, शादी करने के लिए क्या चाहिए, पहले अब वो देखे किन किन चीज़ों का लोन लेता है। वो आते पहले वो अपने मकान की चिंता करता है, एक मकान तक लोन ले लेता है। अब उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, वो कार खरीद लेता है, तो कार भी लोन पर, वो फलाना भी लोन पर। अब शादी हो गई खर्चे के लिए, उसके लिए भी लोन, घर में फ्रिज आया है, टीवी आया है, फलाना आया या, तो आदमी को ज्वाइन करने ते ही इतने कर्जों में उसको डुबो दिया पूरे दिन इन शैतान लोगों ने। इसलिए डीप स्टेट में इसीलिए कहता बहुत लाइट वर्ड है, इनके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है धन पशु गिरोह। इतना क्रूर, इतना पाशविक ये लोग हैं। इस प्रकार से इन्होंने पूरी दुनिया के मिडिल वर्ग को एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। अब उसको कोई मतलब नहीं है मेरी कंपनी का सीडी कौन है, सीईओ कब चला गया, कल परसों दूसरा आ गया, नया आ गया, दुनिया में किसका वार हो रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो अपनी दुनिया में उसको व्यस्त कर दिया उन्होंने। पहले तो पूरी नौकरी में व्यस्त कर दिया, संडे है तो भी बेचारा बाप लगा हुआ है, बेटा चिल्ला रहा है बाबा कहीं जाना है, वो तो लगा भी काम करना भी काम। तो ये सारे जो हुआ, ये सारा इसी प्रकार से फिल्मों के माध्यम से लोगों को क्या किया, सारे उनके इथिक्स, उनके सारे जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज के स्तंभ तो अब क्या कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान जो क्या, देखिए हमारे यहाँ पर नारी को, स्त्री को माँ का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ पर महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए 10-10 हजार की संख्या में उन्होंने जौहर किया है, उसको बड़ा पवित्र माना गया है। बहुत से लोग समझ में नहीं आता कि जौहर क्या है, क्या है, उनका जनजाति ने जला दिया है, ये उनका थॉट हो सकता है। जौहर क्या है, जब मुसलमानों का इतना क्रूर आतंक होता था, किसी को भी पकड़ के बलात्कार करते थे, ये करते थे, वो करते थे, तब उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए राजपूत क्षत्रियाँ जो थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने शरीर को किसी भी राक्षस को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो इस प्रकार से जैसे चित्तौड़ में हुआ, ऐसे कई जगहों पर, राजस्थान में गए, उन्होंने अपनी शूरता के लिए और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, मतलब महिला की अस्मिता हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, जान से भी ज्यादा वैल्यू बनी गई। पश्चिम ने क्या किया, नारी को खुले सांड की तरह छोड़ दिया। क्यों? उन्होंने लाइफ सिस्टम ऐसा बना दिया। अब वो बीवी भी नौकरी करी, आप भी नौकरी कर रहे हो, अब दोनों घर में आए, वो झूठे बर्तन कौन मांजे, वही पढ़े लिखे, तुम करो, वो क्या तुम करोगे। इनमें आप हमें छोटी छोटी बात को लेकर डिफरेंसेस क्यों हुई ऐसा, क्योंकि उनको मालूम है ये और मेरा जीवन का साथी है, मैं भी कल दूसरे को करना। यह जो दुनिया में प्रोग्राम मचा हुआ है, इसने उस मिडिल क्लास को उलझा के रख दिया कि तुम बेटा अपनी समस्या में उलझे रहो, हमको अपना काम करने दो। तो इन्होंने एक मिडिल क्लास का निर्माण किया और उनको सोने के पिंजरों में बंद कर दिया। और उसको मिडिल क्लास में कोई सुख नहीं है, बेचारे को कोई सुख नहीं है। देखने के लिए, अपने झूठे अपने आप को भ्रम में डालने के लिए, हाँ मेरा इतना सैलरी है, मेरे पास ये है वो है। अब मान लो जी उसको कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई,
अब उसका लोन का क्या हुआ, ईएमआई कौन देगा, ईएमआई कौन देगा? ये सारी बातों के पीछे ये सब पश्चिम का विचार, और ये नागरिकों का इस प्रकार से शोषण इक्वलिटी के नाम पे इक्वलिटी के नाम पर। बर्बाद। अरे इक्वलिटी में मर्यादा पूर्ण जीवन होना चाहिए ना, बिना मर्यादा के देखो नदी नहीं चल सकती है, डैम नहीं चल सकता है, जीवन नहीं चल सकता बिना मर्यादाओं के। हर दुनिया का एग्जिस्टेंस मर्यादाओं पर निर्भर है। मर्यादाहीन बना दिया हमने, सब ओपन हो गए। आज देखो किस एक्सटेंट तक हो गया है, हमको सोचते नहीं हम लोग। आज तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का बच्चा, तीसरी क्लास की बात कर रहा हूं मैं, अनुभव से कह रहा हूं, तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का बच्चा किसकी बात करता है? गर्लफ्रेंड की। चौथी क्लास का मामले में गर्लफ्रेंड क्या, नहीं, बात वहां तक रहती तो फिर भी अभी आ गया, उसी पे आ रहा हूं। तो ये वक्त शुरू हो गया, मतलब नारी को प्योरली भोग का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट बना दिया। अब आप देखिए दुनिया में कितने भी जो भी हमारी फिल्म आती है, एपिसोड चैनल पर जितने आते हैं, जो कुछ आते हैं, उनमें क्या रिलेशंस दिखाते हैं? उनमें ना भाई बहन का संबंध हो, कोई संबंध नारी का किसी अन्य से, देवर, भाभी, भतीजा, भाई, माँ, भाभी माँ, ये सब जो हमारे रिलेशन थे, जो पवित्रता को लिए हुए थे, इन्होंने सबको ढा दिया। आज ये कोई लड़के की यदि गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको कहते सोशल वर्कआउट होता है। ये आपको बताऊं प्रैक्टिकल बात, पब्लिक स्कूलों का ये हाल है। मैडम पूछते तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या हो गया है समाज के यहाँ के लोगों को? भोग भोग भोग, ये सारी दुनिया को इन्होंने भोग में डाल दिया और वो अपना हम लोग सीधा कर रहा है। दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट द कौन से धर्म का शुभारंभ। ये है, इसलिए हमारे इन सब लोगों को ये समझना चाहिए। खाली हमको अपने स्वयं आप भी डूबोगे उस दिन, ये पक्की बात है। तो ये है डीप स्टेट की मेरे किताब का ये एक खंड है। इसके बाद में मैंने अपनी किताब के अंदर पश्चिम की संस्कृति, उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, उनका एजुकेशन, उनका रिलीजन, कैसे रिलीजन फॉर्म हुआ, इसी प्रकार से कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इसी प्रकार से ईसाइयत, इसी प्रकार से इस्लाम, इन सब पर मैंने बहुत डिटेल में, टोटल मेरी पुस्तक करीब 550 पेज की जो होगी, एक साल मेरे को लगता है, उसमें ये सारे को मैंने कवर किया हुआ है। स्वामी जी, अभी अशोक जी ने बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से डीप स्टेट, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है खुद में, उसको बहुत अच्छे से बताया हमने। तो उसकी जो तो जो इतिहास बताया उसकी, और अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और बहुत सारे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही हैं। तो भाई ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था कि आप बातें करते हैं वैक्सीन्स की, कि वैक्सीन किस तरीके से हमको शरीर को नुकसान दे देता है, और हम आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट, हमारे पास एक विकल्प है, क्योंकि अशोक जी ने बताया था, हमारे पास विकल्प है कि हम आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं, हमको आयुर्वेद को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये वर्ल्ड कंट्रोल और कोविड-19 वैक्सीन को फैलाना, और जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, तो इसमें अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स ला करके लोगों को गुमराह करना, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये क्या इसी डीप स्टेट की झलकियां हैं जो हम देख रहे हैं? सी देखिए, पैसा सेक्स पावर, और जो भी पावर में है, वे लोग सब कुछ करते हैं कि ये खो जाएंगे नहीं। संतुष्ट नहीं हो सकता पावर से। संतुष्ट पावर से तुम कभी संतुष्ट न होता तो जब तुम एनलाइटनमेंट नहीं है। सो दो महर्षि उस समय में डीप स्टेट सबसे पहले बार हम लोग को समझाए थे, इतना इंडिकेट किया उस समय पे महर्षि ने समझाया। हाँ, महर्षि बोले थे कि जो भी लोग की दुनिया चला रहे, जो भी दुनिया के कंट्रोल में, आज ये मैं क्लियर है कि ये सरकार नहीं है, ये इसके पीछे से, मतलब इसके ऊपर कुछ चीज़ है। महर्षि डिटेल्स में ना जा सकते थे क्योंकि उस समय में इंटरनेट ऐसी चीज़ नहीं था, लेकिन उस समय से मैं जानते थे कि कुछ चीज़ तो हॉल है। और एक टूकी की बात यह है, यदि उस समय में 9/11 हुआ था जी, मैं तो 5 मिनट के अंदर जानता था ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है। और मैं सोचा था अभी लोग टारगेट हो जाएंगे, लेकिन टूकी की बात नहीं है कि लोग देखते नहीं,
लोग की माँ को योग नहीं करते। आजकल की एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गया। आप सिर्फ कंज्यूमिंग करते हैं, और जो भी न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया और फिगरो और फ्रैंकफर्टर allgemeine जो भी BBC बोलते हैं, ये तो सच है। ये तो तुम कौन है ये से पूछ सकते कि ये हो सकता है कुछ गलत है, क्योंकि ये जो भी लोग बोलते हैं तो वे लोग शायद रिसर्च किए है। स्वयं असंभव चीज, जैसे यानी 9/11 देखते हैं कि वे लोग ये पूरी चीज कोलैप्स हो गया, कैसे ये हो सकता है। हाँ, एक आदमी की तौर से फिजिक्स 5th क्लास में 6th क्लास में प्राइमरी स्कूल में सीख गए है कि मैंने केरोसिन तो 1000 डिग्री में 1000 डिग्री गर्म हो जाता है, और स्टील 1700 इस तरफ से मेल्ट हो जाएंगी। कैसे दिन कोलैप्स हो सकता है? कभी बिल्डिंग कोलैप्स नहीं है। अभी तो अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया, हमने देखा पूरा बिल्डिंग इंटैक्ट था। वो बिल्डिंग इंटैक्ट है, और ये इतना मैसिव स्ट्रक्चर एक साथ 13 सेकंड 4 सेकेंड्स नीचे गिर गया। इम्पॉसिबल, पूरी चीज इम्पॉसिबल। लेकिन सबसे बड़ा दुख में ये था कि लोग जागृत न हुए। ठीक है, हजारों लोग प्रश्न पूछना शुरू किए, हजारों लोग रिसर्च करना शुरू किए, लेकिन काफी नहीं है। A critical mass was not reached कि दुनिया जागृत होते कि एक चीज तो चल रहा है कि ठीक नहीं है। और सेम थिंग विद जलवायु, विद ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या बेवकूफी चीज। मैं नाराज हो जाता हूँ। मैंने देखा है कि बारह लोग बोल ते कार्बन डाइऑक्साइड एक समस्या है। यदि लोग कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएंगे तो दिन हमारा रेगिस्तान हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इम्पोर्टेंट गैस है। और कितना ये मेरे पास ये apostles ऑफ जलवायु आपसे देख से पूछिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा वातावरण में। अभी तक एक आदमी न मिला है कि मुझे बता सकता था। 0.04%, अभी 0.04, बस इतना कम। और इससे सिर्फ इस 0.04 सिर्फ 4% मनुष्य द्वारा से बनाते हैं। That is a total of 0.0017%। यानी जैसे नंबर 1 मतलब यानी कि आप ये बेवकूफ़ी चीज़ें मानते हैं कि मनुष्य द्वारा से मतलब अपनी गाड़ी से या अपनी गायों से या अपनी फैक्ट्री से कुछ चीज़ गर्म होते क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप फरमाते हैं, देन इस तरह से तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इतना कम 0.0017 इतना कम। इससे मैंने समुद्र में पेशाब खाऊंगा, मैं बोला अभी मेरे कारण से गर्म हो जाते हैं। मतलब that is about the logic। और दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड ये चीज गैस है नहीं कि इसके कारण से टेम्परेचर ऊपर जाते। इट्स उल्टा। हम जानते हैं यदि आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं हमारे में यदि तो टेम्परेचर किसी के कारण से सूर्य की एक्शन से मतलब जैसे जलवायु की चीज is a natural thing in the medieval time, Roman time it was hot and it is now 1930s, 1930s, 1940s अभी से भी चाला गर्म था, मगर उस समय में कोई इंडस्ट्री नहीं होता। अब तो इस्टेब्लिश हो चुका है सोनती कि ये बिल्कुल एक एजेंडा था क्लाइमेट चेंज यूथ, मगर ये बहुत कम लोग ही इस चीज़ को फिर अभी भी फॉलो कर रहे हैं ना। ये बहुत सारा में व्यापार में ये सिर्फ कंट्रोल, ये पूरा जलवायु सिर्फ कंट्रोल करने के लिए और कुछ नहीं। कैसे? 2 चीज जरूरी है, CBDC सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी कि आजकल इन द नेम ऑफ कन्वीनियंस सब लोग को बताते हैं कैश तो से कॉम्प्लिकेटेड है और ये खराब लोग मतलब तो भी लोग गलत काम कर रहे से कैश से भी ये चीज, इसलिए डिजिटल करेंसी। लेकिन डिजिटल करेंसी CBDC द्वारा से आप एक आदमी 100% कंट्रोल में है, ठीक है। देन आप नियम बना सकते हैं। नियम क्या है? कार्बन फुटप्रिंट। अब तो उससे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है में देन आपकी पैसे भी काम न करेंगे। मतलब ये देन आप अभी मिनट सिटीज़ की बात करें या 15 मिनट सिटी में सब चीज़ सिर्फ एक चीज़ है, कंट्रोल। बस ये है, क्योंकि
वे लोग चाहते हैं कि वे लोग शक्ति खो जाएंगे, और इसलिए दिस इज जस्ट द ड्रंक ऑफ पावर इज द ड्रग, सबसे खतरनाक ड्रग। और देन ये चीज भी है कि वे लोग थोड़ा सा पॉपुलेशन कम करना चाहते, इसलिए कोरोना सिर्फ ये था, कोरोना कभी था नहीं। इस कोई एक भी वैज्ञानिक पेपर है नहीं जिसमें कोरोना वायरस आइसोलेट हो गया। Doesn't exist। पूरा दुनिया में आपके $1 मिलियन देता हूँ, है नहीं। तो ये जो लेकिन पूरा ड्रामा बनाया है, लोग ड्रामा के कारण से बीमार हो गया, और देन वैक्सीन अभी सब लोग देखे कितना नुकसान हो गया वैक्सीन पर से, कितने लोग मार गए, कितने लोग बीमार हो गया। ये सिर्फ एक कारण था, कितना 7 बिलियन लोग तो से ज़्यादा है, या हम उन लोग की लक्ष्य है कि सिर्फ 50 को बच जाएंगे, बाकी लोग आप में जाना है then 50 को बच जाएंगे, ये हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, 10 लोग बस। और ये ग्लोबलिस्ट दे लिव इन feudalism, ये उनकी दृष्टि है। They have a complete different view, they don't have any human feeling। वे लोग सिर्फ एक feudalistic sort of दृष्टि है कि हम इस feudalistic sort of lifestyle रहेंगे, और हम लोग के पास 50 को 10 लोग हैं, इसके लिए कोरोना और जलवायु कंट्रोल के लिए, बस और कुछ नहीं। और दुख की बात यह है कि लोग सोच रहे हैं ये चीज ठीक तो नहीं। फॉर्चुनेटली कोरोना काफी लोग टारगेट किया है। एक्चुअली कोरोना has woken the world up। 9/11 बस एक सिक्की में था, तो ठीक है तुम भूल सकते। कोरोना पूरा वर्ल्ड में अफेक्ट किया है, लोग समय था और बहुत लोग अपने दिमाग को उपयोग करना शुरू किए और देखा है कि अच्छा इधर कुछ चीज गलत चल रहा है। ये अच्छी बात है। अभी कल का ही न्यूज़ है कि कैनेडी ने, उन्होंने कौन जो अमेरिका में कैनेडी है, उन्होंने रॉबर्ट कैनेडी जूनियर HHS सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि गावी जो है उसको बिलियंस ऑफ डॉलर फाइन उनका रोक दिया। ओके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन थी उसको तो इन्होंने बना करके सब जगह फैलाया, बट जो सेफ्टी है उसके बारे में इन्होंने बात नहीं की। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो मेन मेजर फंड था उसको इन्होंने सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट सब में जाके इतना फंड दिया कि उनको ये बोलने के लिए मजबूर किया कि ये जो वैक्सीन है सेफ है, सबको बताओ, अगर नहीं लिया तो उसका हासिल खराब होगा। इसमें मैं एक बात और जोड़ता हूँ कि ये जो कोरोना का जो भी कहानी है, ये हुआ चीन के लेबोरेटरी से हुआ। वो एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था। जो भी कुछ हो, फैक्ट्स इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। दुनिया में 68 लाख लोग मरे, ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हर किसी के परिवार में, कुटुंब में कोई ना कोई मरा है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी क्या किसी को सजा या किसी को दोषी ठहराया गया? क्यों नहीं ठहराया गया? दुनिया में किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? स्वामी जी जो कह रहे थे ना, हम क्रिटिसाइज करना, हमें सोचना छोड़ दिया हमने। 68 लाख लोग मर गए, दुनिया में किसी ने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करना चाहिए। 68 लाख लोग किसको कहते हैं? ने अशोक जी ऐसे नहीं कि लोग पूछ नहीं, लेकिन आप जैसे आप ठीक से बोल रहे हैं, सारा प्रेस उन लोग की, मैं वही कह रहा हूँ, सब मिला करके कहानी जो है एक मूवमेंट बनना चाहिए था इसके खिलाफ, या देशों को खड़ा होना चाहिए था, यूनाइटेड नेशन को खड़ा होना चाहिए था। इसके विपरीत क्या हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना के फेवर में खड़ा हुआ, उनके फेवर में खड़ा हुआ, और अमेरिका चुप हुआ। वरना अमेरिका और चाइना तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, सबसे बड़ा अपने कंप्यूटर मानते हैं। तो चाइना से ये जब निकला वायरस, तो अमेरिका चुप क्यों है? उसको खड़ा करना चाहिए कटघरे में। नहीं, मैं उसके सत्य की बात कह रहा हूँ कि वह 68 लाख लोग मरने पर भी आप जो है उसको किसी को सजा देने के लिए, किसी पर आरोप लगाने के लिए आप खड़े नहीं होते। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। वो राइट होगा, रम होगा, वो कोई कोरोना नहीं होगा, पर 68 लाख लोग मर रहे तो सत्य है ना? नहीं ये सत्य है, या इसको भी हम नहीं मानेंगे? 68 लाख लोग मरने पर भी उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की फिक्स होनी चाहिए।
किंतु किसी ने कुछ नहीं किया, खाली बस कुछ पेपरों में इस बात मैं कह रहा हूँ टोटल जितना बड़ा क्राइम है उसके हिसाब से जितना ह्यूमन क्राइम होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? ये हमारी कॉमन आदमी की मानसिकता को कि उन्होंने कैसा हमको गुलाम बना के पिंजरे में रखा हुआ है। हम अपना खुद का, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली एक गैस चैम्बर है, उस गैस चैम्बर को ठीक करने के लिए कितने लोग शरारत में आने को तैयार है? क्यों? टाइम नहीं किसी को, सब बिजी है, नौकरी कर रहे हैं, वे भी बच्चा कर, ये भी बच्चा कर। यह जो मानसिकता है, ये स्वामी जी कह रहे हैं कि ये बहुत सबसे उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लोगों को समझना पड़ेगा, फैक्ट्स को जानना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा और सत्य के लिए खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो ये जो मानवता के पर जो अस्तित्व संकट आया ये, और पूरी दुनिया में इतना तो होगा, इसमें भी तृतीय विश्व युद्ध की जो बात होती है, आखिरी बात कहता हूँ मैं, थर्ड वर्ल्ड वार अधिकतर अब वो वेपन से नहीं लड़ा जाएगा। पहले देखिए वार में टैंक उनसे लड़ता था, आज मिसाइल से होता है। अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन लड़ेगा? थर्ड वर्ल्ड वार मीडिया लड़ने वाला है। मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया पे कब्जा किया जाएगा। ये जानते हैं झूठी झूठी खबरें फैला करके अपने प्रोपेगेंडा को 0 में से 100 बढ़ा देना। आप एक हफ्ता नाम AI AI बोल, AI जो उसी का पार्ट है। AI तो समझ लीजिए क्या करेगा पता नहीं है, और क्यों दुनिया के लोग इसके फेवर में हैं। जैसे अब इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। हम सब लोग घर उतरते हैं कि नहीं हम साइंस युग में रह रहे हैं, हमारे पास मोबाइल है। आपको मालूम है मोबाइल का इफेक्ट क्या हो रहा है? सारे बच्चे छोटे जितने दुनिया में हैं, सब बच्चे अपना पढ़ाई पे नहीं लगाना, कहीं माँ बाप की बात नहीं मानते, कहीं जा मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ये हर घर की समस्या है, कहानी घर घर की है ये मोबाइल ने इतना। अच्छा, दूसरा, मोबाइल पर आप क्या मटेरियल दे रहे हो? पूरा मोबाइल जो है सेक्स से भरा हुआ है। ये क्यों दुनिया में इतनी बलात्कार घटनाएं बढ़ रही हैं? ये क्यों लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है? क्यों ये इतना सब ओपन हो रहा है? ये हम इस खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ने अब ये कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया में 18 साल से कम बच्चों को मोबाइल पर बैन कर दिया। तो जो कम से कम भारत जैसा देश है, इस प्रकार के मामलों को लेकर सीरियसली लेना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। जैसे ये मोबाइल एकदम खतरे हुए, अब आप देख लीजिए AI का खतरा उससे बड़ा है। कौन किसके नाम पे क्या करेगा, कौन क्या करेगा, उससे भगवान जानता है। शायद भगवान को भी इस पर कंफ्यूजन हो जाएगा। भगवान भी इसका पार नहीं पड़ पाएंगे। ये AI ऐसा जहर है। ये ठीक है, ये हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। हमको कंपेयर देखना पड़ेगा कि मानवता के लिए क्या अच्छा है। देखिए, एक वो तो कभी इन जो वैश्विक कंपनियां हैं इनका तो कभी वो मानसिकता रहती नहीं है कि पूरे ह्यूमैनिटी की नहीं। इसलिए मैं इसकी कंपनी नहीं कह रहा हूँ, मैं पब्लिक के लिए कह रहा हूँ कि पब्लिक को समझना पड़ेगा कि हमको गुलाम बना दिया गया है। हम क्या गुलाम है क्या? उसकी उत्तर बहुत सिंपल है। उसकी उत्तर ये है कि यदि तो लोग समझते हैं हमारा वैदिक परंपरा कितना शक्तिशाली है, वैदिक परंपरा में सारा सोल्यूशन है कि हम ये टेक्निक है, जैसे महर्षि योगी पूरा दुनिया में सिखाए हैं कि हम साल की तरफ से हम आत्मा से प्राप्त कर सकते हैं, हम हमारा कॉस्मिक कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। then ये छोटा वाला कंप्यूटर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जैसे एक फीते की कॉस्मिक कंप्यूटर। और स्वयं जो भी आदमी ये इलेक्ट्रॉनिक चिप इन्वेंट किया है, चिप इन्वेंटर, मैंने उनसे बहुत प्रेमी वीडियो देखा है उनसे कि बोले यदि तो हम अपना ना पहचानते हैं तो देन मशीन हम लोग से गवर्न करेंगे। मतलब ये खुद अपनी सोच द्वारा से ये पता की है कि हम ये पहचाने है कि हम कौन है, मनुष्य की शक्ति अगर क्या है। स्वामी जी गवर्न नहीं कर सकते, मशीन हम लोग गवर्न कर। स्वामी जी आपने जो अंत में जो बात कही है ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारत की जो वे ऑफ लाइफ है। और इसीलिए मेरे बुक का लास्ट चैप्टर ये है, मैंने खाली दुनिया की समस्याओं को ले गिनाया है। इन सब समस्याओं का व्हाट शुड बी द वे आउट। तो वे आउट के लिए दुनिया में अब एक ही जगह बची है, वो है भारत। भारत की सनातन संस्कृति, जहाँ स्वामी जी कह रहे हैं वेद के अनुसार अपना जीवन उस प्रकार का। और हमको, हम क्या है, मनुष्य, हु एम आई, हम एक दिव्य एक आइडेंटिटी है, हम गुलाम नहीं है। मनुष्य जीवन एक बड़ी आइडेंटिटी है, दिव्य आइडेंटिटी है।
वह उसके अंदर भगवान का अंश है। हम भगवान परमेश्वर, हम उसके अंशी हैं, और हमारे जीवन का ध्येय उस परमात्मा, इस नदी कहीं से भी निकले अंत में समुद्र में जाके मिलती है। मनुष्य का अंत जो है, यदि जीवन उसने अच्छा बनाया अपना, तो वो भगवान के साथ उनके साथ एकाकार हो सकता है। ये भारत की, इसलिए मैंने सबसे आखिरी में अपने किताब में इस चैप्टर को, दुनिया के लिए इन सब समस्याओं का क्या हल है, भारत की सनातन संस्कृति एकमात्र पूरी दुनिया में मानवता को बचाने के लिए, अब कोई रास्ता बचा नहीं है, कोई अल्टरनेटिव कोई नहीं बचा एक्सेप्ट भारत। और भारत में भी बहुत कम भाग बचा हुआ है जो इसको भी संभाले हुए, वरना भारत का भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है। और यदि तो मैं लास्ट पॉइंट बोल सकता हूँ, जो भी मैंने शुरुआत में बोला था, जो भी हम शुरुआत में समझाया था, मुझसे पूछे थे ये ब्रह्मांड कैसे बनाए गए हैं, मैंने समझाया था कि आदि दैविक से दिखने करते हैं। यदि तो लोग फिर ये चीज करते हैं, उस बार से प्रकृति में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि ये सारा असुरिक एक्टिविटीज जैसे अशोक जी अभी हम लोग के समझाए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो आदि भौतिक को हम आदि दैविक से संभाल सकते हैं। हाँ। और वो ज्ञान हमारे भारत में उद्गम हुआ। हजारों साल जीवन जिया है जी, हजारों साल जिया। तो लोगों को इस पे लौट के वापस आना पड़ेगा हमारे वैदिक ज्ञान में।